हेलो एवरीवन। हम कंप्लीट कर रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली ये रिवीजन क्लास है और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और या इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो उसको कवर कराया जा रहा है रैपिडली। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बुक का कितना ज़्यादा वेटेज है 11th क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है, ज्योग्राफी का स्पेशली। सो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट इन्वेलप्स द अर्थ। तो अर्थ को है जो है चारों तरफ से घेर के रखती है। ठीक है, क्या? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और इसमें जो है लाइफ गिविंग गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए। ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो है इंटीग्रल पार्ट है अर्थ के मास का। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है? इंटीग्रल पार्ट है अर्थ के मास का। 99% ऑफ एटमॉस्फेयर्स टोटल मास इज कन्फाइंड विद इन 32 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो क्या कहा जा रहा है? जितना भी एटमॉस्फेयर का टोटल मास है 99% 32 किलोमीटर तक ही है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से लेकर 32 किलोमीटर तक ही ज़्यादातर अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर का मास है। ठीक है, 99% ऑफ एटमॉस्फेयर का टोटल मास 32 किलोमीटर तक ही है। समझ में आया कि एटमॉस्फेयर में जितना भी मास है तो वो क्या बहुत दूर तक है? नहीं, ये यहाँ से अर्थ के सरफेस से लेकर के कहाँ तक है? 32 किलोमीटर तक है। अगर ये अर्थ है तो इसके सरफेस से कितना तक मास है? 99% मास जो है 32 किलोमीटर तक ही है। ठीक है, और एयर जो है कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस है एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट्स मूव। ठीक है, तो एयर जो है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और जब ये मूव करेगी तो हमें जो है फील होगा, और जब एयर मूव करती है तो हम उससे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, तो अब तक हमने 2-3 बातें देखी, सिंपल सी चीज़ देखी कि एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं मतलब हम खूब सारे गैसेस की के मिक्सचर की बात कर रहे हैं जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, और इसमें क्या है? लाइफ गिविंग गैसेस है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के मास का इंटीग्रल पार्ट है और 99% जो टोटल मास है वो 32 किलोमीटर तक ही कन्फाइंड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का। देन व्हाट इफ ओजोन एब्सेंट? क्या हो अगर ओजोन एब्सेंट हो जाए? तो इससे क्या होगा? यूवी रेडिएशन जो है इंक्रीज हो जाएगा और हाइयर स्किन कैंसर और आई डैमेज देखने के लिए मिल सकता है। इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, मैराइन लाइफ को हार्म पहुंच सकता है, फाइटोप्लैंक्टन को स्पेशली, और नेगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा, क्रॉप जो है ईल्ड घटेगा, और काफ़ी सारे क्लाइमेट पैटर्न भी चेंज वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये जस्ट एक एनसीईआरटी में था कि ओजोन एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, देन मूव करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है? तो एटमॉस्फेयर में हम देखें तो गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, द पोर्शन ऑफ गैस चेंजेस। तो क्या होता है? गैस का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हम क्या देखते हैं? गैस का प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन बिकम्स नियरली नेग्लिजिबल अबव 120 किलोमीटर। तो जैसे ही हम 120 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन वहाँ पे नेग्लिजिबल है, मतलब नहीं है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है 90 किलोमीटर तक जो है पाया जाता है। अर्थ के सरफेस से कितना दूर तक? 90 किलोमीटर तक क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। और ऑक्सीजन अगर देखें तो 120 किलोमीटर से ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। ऑक्सीजन कहाँ तक है? कि पूरे स्पेस में ऑक्सीजन है? नहीं है। कहाँ तक है? 120 किलोमीटर तक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसके ऊपर कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मीन्स क्या है? कि जैसे सपोज ये सन है, ठीक है, बड़ा अजीब सा सन बनाया मैंने, ठीक है, समझने के लिए। तो सपोज अगर ये सन है और क्या आ रहा है? सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये ट्रांसपेरेंट है। जो भी सन से रेडिएशन आ रहा है तो इसको ट्रैप नहीं करेगा, इसको ये आने देगा।
ठीक है, क्या करेगा, CO2 का काम क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे करेगा कि ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके लिए ट्रांसपेरेंट है, उसको आने दे रहा है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो हमारे धरती की अर्थ का रेडिएशन है, ठीक है, ये जो वार्म होगा, सन के इफेक्ट से वार्म होगा और ये वापस जब जाएगा तो इसके लिए ये ओपैक हो जाता है, फिर इसके लिए ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से बैरियर बन जाएगा और इसको पूरा का पूरा वो जाने नहीं देगा। तो समझ में आया कि ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जब तो ये आ रहा है, ठीक है, जब ये आ रहा है तो उसके लिए जो है क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारी धरती गर्म होकर जब इधर से जा रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो क्या हो रहा है, ये ओपेक है, ये मतलब है। तो इससे क्या होता है, एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट सम बैक टू द अर्थ सरफेस। तो ये करता क्या है, कुछ पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से वापस जो है धरती में भेज देगा, ठीक है। इसी से क्या होता है, हमारी धरती गर्म रहती है, वार्म रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अगर सपोज कि जितना आया और अर्थ फिर उतना ही रिफ्लेक्ट बैक करती है, हम आगे देखेंगे अर्थ क्या करेगी, कुछ भी अपने पास नहीं रखेगी, वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी ऐसे चीज़ अर्थ को जो है हीट को क्या करे, ट्रैप करके ना रखे, तो फिर क्या होगा, अगर ये ट्रैप करके ना रखे तो फिर तो अर्थ पूरी की पूरी ठंडी हो जाएगी। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या जानते हैं कि जितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है उतना अर्थ बैक कर देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कुछ ट्रैप करता है, ठीक है, कुछ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को और फिर वापस से अर्थ पे भेज देता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनता है और ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देन वॉल्यूम राइजिंग ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो अब हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, तो इसके वजह से इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि टेम्परेचर बढ़े, लेकिन किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ना तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है, किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओजोन, ठीक है। ओजोन क्या है, तो ये 10 से 15 किलोमीटर तक जो है अर्थ के सरफेस से पे मिलेगा, कितना किलोमीटर तक, 10 to 15 किलोमीटर तक मिलेगा। हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन का कि 120 किलोमीटर से अबव नेग्लिजिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का देखा कि ये 90 किलोमीटर तक मिलेगा, ठीक है। ओजोन का हमने क्या देखा कि ये 10 से 15 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस पे मिलेगा, ठीक है। और ये एक तरीके का फिल्टर का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन। तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और ये प्रिवेंट कर रहा है हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे जो यूवी रेडिएशन हार्मफुल आ रही है तो उसको प्रिवेंट करता है ओजोन लेयर हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर वेपर के बारे में। तो वाटर वेपर क्या है, एक वेरिएबल गैस है जो कि एल्टीट्यूड के साथ साथ घटता है। क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अगर यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है तो इस जगह पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर वेपर घटता है। ट्रॉपिकल रीजन में हम देखेंगे कि ये जो है मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। तो हम 4% देखेंगे कि हो सकता है कि 4% है यहाँ, ठीक है। वाइल इन डेजर्ट एंड पोलर रीजन इट मे बी लेस देन 1%। और डेजर्ट और पोलर रीजन में ये 1% से भी कम हो सकता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में हम क्या देखते हैं, वाटर वेपर जो है 4% है, ज़्यादा है। लेकिन डेजर्ट और पोलर रीजन में क्या है, 1% है, ठीक है। और ये क्या होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो जैसे ही हम इक्वेटर से, ठीक है, ये इक्वेटर है और हम पोल की तरफ अगर जाने लगते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वाटर वेपर घट रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पार्ट ऑफ इंसोलेशन एंड प्रिजर्व अर्थ रेडिएटेड हीट एक्टिंग लाइक ए ब्लैंकेट। तो ये भी जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा तो ये भी हीट को एब्जॉर्ब करती है, इंसोलेशन में हेल्प करती है और प्रिजर्व करती है अर्थ का रेडिएटेड, जो भी अर्थ रेडिएट कर रही है हीट को वापस भेज रही है उसको जो है क्या करता है, प्रिजर्व करता है, बचाता है। इसीलिए ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो जो है इसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा क्यों होगा वाटर वेपर, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर है, ठीक है, ओशन वगैरह है और यहाँ पे क्या होता है, अर्थ का हीट सबसे ज़्यादा मिलता है। जो भी ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में अर्थ का हीट सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है। तो जितना ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है तो उतना ज़्यादा वाटर वेपर बन रहा है,
तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि जो है 4% यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। डेजर्ट वगैरह में जो है वहाँ क्या है, इतना ज़्यादा वाटर नहीं है, तो वाटर हीट तो पड़ता है लेकिन वाटर वेपर वहाँ पे कंडेंस नहीं हो पाता है, ऊपर जा नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए हम डेजर्ट में देखते हैं और पोलर एरिया में देखते हैं पोलर की 1% है, ठीक है। और ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, और इसीलिए जिस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जैसे हम पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर वेपर कम है, क्योंकि वाटर वेपर बनने के लिए क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तभी तो वाटर वेपर बनेगा। तो ट्रॉपिकल रीजन में वाटर भी अवेलेबल है, हीट भी अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम क्या देखते हैं, वाटर वेपर जो है देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या एब्जॉर्ब करती है, अर्थ का इमिटेड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेफर्स टू द लॉन्ग वेव लो एनर्जी रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम बोल किसको रहे हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ भेज रही है वापस, उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह रहे हैं। अर्थ जो भी रिसीव कर रही है सन से फिर वापस भेज रही है, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अर्थ जो इमिट कर रही है, और अर्थ जो इमिट करती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या नाम है इसका, अर्थ जो भेज रही है उसका नाम है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। याद रखना है क्या क्या है, ये लॉन्ग वेव है, सन की तरफ से जो आ रही है वो ये शॉर्ट होता है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, लॉन्ग वेव, ठीक है, लो एनर्जी रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ, ठीक है। वाटर वेपर इज अर्थ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। तो सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंट क्या है, वाटर वेपर है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अर्थ में जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें से आधा तो वाटर वेपर ही कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अर्थ के टेम्परेचर को, और प्रिवेंट कर रहे हैं कि अर्थ ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म रहे, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ बारिश वाला कंडीशन नहीं है, इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे बारिश वाला कंडीशन है। तो ये जो है इन सारे स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में इसका रोल है, अर्थ के टेम्परेचर को ये मेंटेन कर रहा है। आई होप कि ये ट्रॉपिकल रीजन वाली बात समझ में आ गई कि ट्रॉपिकल रीजन में हम बहुत ऊपर तक देखते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वाटर वेपर कम होगा, तो वाटर वेपर बनने के लिए उसको वाटर चाहिए, हीट चाहिए, नीचे वाटर है, ठीक है, तो वाटर वेपर बन करके वो ट्रॉपिकल रीजन में दूर तक जाती है, ठीक है। और 4% हमें देखने के लिए मिलता है, कितना परसेंट देखने के लिए मिलता है, 4%, ठीक है। अब आगे और चीज हम देखते हैं, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में बहुत सोर्सेज से आएगा, जैसे सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक होगा, ऐश होगा, पॉलन होगा, डस्ट होगा, या डिसइंटीग्रेटेड मीटियोर पार्टिकल, जो भी मीटियोर पार्टिकल है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कुछ टूट रहा है, तो वो भी होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर देखें तो डस्ट पार्टिकल कहाँ ज़्यादा होगा, ऊपर में ज़्यादा होगा या लोअर लेयर में ज़्यादा होगा, तो लोअर लेयर में ज़्यादा है। कन्वेक्शनल एयर करंट कैन ट्रांसपोर्ट देम टू द ग्रेटर हाइट। और जो कन्वेक्शनल एयर करंट है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है, बहुत ही ऊंचे हाइट तक जो है लेकर के जा सकती है। क्या, कन्वेंशनल एयर करंट जो है डस्ट पार्टिकल को ऊंचे हाइट तक भी लेकर के जा सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, तो लोअर लेयर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। और हाइयर कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगा, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में मिलेगा। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में क्यों मिल रहा है, हमने देखा कि जो वाटर वेपर है ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में डस्ट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ड्राई विंड्स जो होती है कंपेयर टू इक्वाटोरियल एंड पोलर रीजन, यहाँ पे ड्राई विंड ज़्यादा है। कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। अभी हम पढ़ेंगे ड्राई विंड क्यों है यहाँ पे, सारी चीज़ों को। तो हाई कंसंट्रेशन किसका है, यहाँ पे ड्राई विंड का हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, इक्वाटोरियल और पोलर रीजन के मामले में। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल जो है टेम्परेट जो है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में दूर तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि रोल ऑफ डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल। तो रोल, डस्ट का क्या रोल है, सॉल्ट पार्टिकल का क्या रोल है। तो डस्ट जो है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं फॉर वाटर वेपर, और हेल्प करते हैं हेल्पिंग इट टू कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड,
ठीक है। तो डस्ट का क्या रोल है, डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल जो है इनका रोल है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं वाटर वेपर के लिए, और वाटर वेपर को हेल्प करते हैं कंडेंस करने में, और ये कंडेंस होकर के फिर बनाते हैं क्लाउड। ठीक है, तो रोल जो है डस्ट का हमने देख लिया। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर जो है बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना होता है और सबकी डेंसिटी और टेम्परेचर अलग है। और डेंसिटी जो है हाईएस्ट कहाँ है, हाईएस्ट नियर द सरफेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी हम कहाँ देखते हैं, हाईएस्ट होता है सरफेस के पास। ठीक है, डेंसिटी हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट होता है सरफेस के पास। तो हाईएस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो क्या होता है, डेंसिटी घटता जाता है। अब देखते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, तो ये लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का और ये एक्सटेंड करता है अप टू 13 किलोमीटर तक, और पोल पे हम देखें तो ये 8 किलोमीटर तक पोल पे है और 18 किलोमीटर तक इक्वेटर पे है। हम क्या है, ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर तक इक्वेटर पे है और 8 किलोमीटर जो है पोल पे है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा ट्रोपोस्फेयर का लेयर। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर सकता है कितना तक, 13 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंड कर सकता है। देन थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। अब ऐसा क्यों है, आखिर क्यों जो है थिकनेस इक्वेटर पे ज़्यादा है ट्रोपोस्फेयर का, बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ ऊपर तक इसलिए जाती है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट होता है। ठीक है, और ये फिर ऊपर तक जो है लेकर के जाती है। तो जो थिकनेस होता है ट्रोपोस्फेयर का ये ग्रेटेस्ट होता है इक्वेटर पे, क्योंकि हीट ऊपर तक जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के वजह से थिकनेस हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर का ग्रेटेस्ट है। दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो है हम देखते हैं कि थिकनेस हमारे ट्रोपोस्फेयर का ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है और वाटर वेपर होता है। और क्या होता है, ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ट्रोपोस्फेयर जो है इक्वेटर पे ऊपर तक जा रहा है, ग्रेटेस्ट हाइट तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट है। ये कन्वेक्शनल करंट जो है अपने साथ डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर को लेकर जा रही है, और जितना भी क्लाइमेट का फेनोमेना है, वेदर है, कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, और इसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस यहीं पे होता है। और क्या याद रखना है, टेम्परेचर डिक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो 165 मीटर हाइट पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 160 मीटर हाइट। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज क्या करता है, सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। और टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर में नियरली कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल। तो यहाँ पे अगर हम ट्रोपोपॉज को देखें तो ये ट्रोपोपॉज है, और यहाँ पे आकर के क्या होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली टेम्परेचर जो है घट रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर है, तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है घट रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिग्रीज कितना करता है, 165 मीटर हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है घटता है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि ट्रोपोपॉज जो है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और टेम्परेचर ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट होता है। ठीक है, कितना होता है हम यहाँ देखते हैं, -80 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वेटर के ऊपर और -45 डिग्री सेल्सियस होता है पोल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने देखा ट्रोपोपॉज के बारे में। देन अब स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में देखते हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ मिलेगा, जस्ट अबव द जो है ट्रोपोपॉज।
ट्रोपोपॉज खत्म हुआ, अब यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होगा और ये 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जाता है। हमने देखा कि ये 13 किलोमीटर तक जाता है और हमने ये देखा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर जा सकती है और पोल्स पे 8 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। और यहाँ हमने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में क्या देखा कि 13 से 50 किलोमीटर जो है तक जाएगी। और इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है जो कि एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ये जो है प्रोटेक्ट करता है लाइफ को अर्थ में, ठीक है। देन हम देखते हैं मीजोस्फेयर। तो जैसे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगा, मीजोस्फेयर आएगा और ये एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक में, ठीक है। तो मीजोस्फेयर अगर हम देखें, यहाँ है मीजोस्फेयर, तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक है, ठीक है। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, ट्रोपोपॉज में आकर के टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ट्रोपोपॉज में जाकर के सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर और टेम्परेचर इज नियरली कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट होता है, लेकिन फिर जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेटोपॉज पे नियरली कांस्टेंट। देन फिर मीजोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। देन थर्मोस्फेयर में फिर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ रहा है। तो इस बात को याद रखना है, ट्रोपो में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घटता है। देन ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट। देन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो मीजोस्फेयर में 50 से 80 किलोमीटर तक है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है विथ ऑल्टीट्यूड। और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है फिर से डिक्रीज कर रहा है, -180 डिग्री, सॉरी -100 डिग्री तक जो है हो जा रहा है टू 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक हम क्या देखते हैं कि -100 डिग्री तक पहुंच गया है मीजोस्फेयर में। और अपर लिमिट क्या है, मीजोपॉज। देन उसके ऊपर आता है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर अबव द मीजोपॉज होता है। मीजोपॉज खत्म हुआ, आयनोस्फेयर शुरू हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है, आयंस है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव को अर्थ में वापस क्या करता है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है और ये रेडियो वेव को वापस अर्थ में भेजता है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ता है ऑल्टीट्यूड के साथ। देन एक्सोस्फेयर जो है हाईएस्ट लेयर है और बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर। तो ठीक है, ये क्या है, एक्सोस्फेयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस, ठीक है। जितना भी वेदर फेनोमेना है कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना दूर तक है, 13 किलोमीटर तक आता है, ठीक है, या 10 किलोमीटर कह लें, 13 किलोमीटर कह लें। और जो है हम क्या देखते हैं, पोल में 8 किलोमीटर तक और इक्वेटर में 18 किलोमीटर तक जाएगा। देन जो है हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है और एरोप्लेन जो है फ्लाई कहाँ करती है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में करती है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर बहुत टर्ब्यूलेंट होगा, यहाँ पे जो है वेदर फिनोमेना होता रहता है। फिर यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर है। देन हम देखते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में मीटियोर वगैरह अगर आया तो इसी लेयर में बर्न हो जाएगा मीजोस्फेयर में, ठीक है। एम से मीजोस्फेयर, एम से मीटियोर। देन थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट वगैरह है, ऑरोरा वगैरह क्यों होगा, क्योंकि थर्मोस्फेयर की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है थर्मोस्फेयर में, इसीलिए ऑरोरा वाला फेनोमेना कहाँ होगा, थर्मोस्फेयर में होगा। और यहाँ से कार्बन लाइन स्टार्ट हो जाता है, कार्बन लाइन स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस। 100 किलोमीटर से ऊपर जो है कार्बन लाइन स्टार्ट हो जाता है। कार्बन लाइन कहने का मतलब कि अब हमारा जो है एटमॉस्फेयर एक तरीके से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और स्पेस स्टार्ट होगा कार्बन लाइन के बाद। तो यहाँ पे आउटर स्पेस जो है शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है, आउटर स्पेस। थर्मोस्फेयर यहाँ पे कहाँ पे, 100 किलोमीटर के पास जाकर कार्बन लाइन है। देन एक्सोस्फेयर इसके बाद आएगा, तो एक्सोस्फेयर में ही स्पेस शिप वगैरह है, ठीक है। अरोरा का कहाँ होगा, थर्मोस्फेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कहाँ है, थर्मोस्फेयर में, ठीक है। एंड एक्सोस्फेयर अगर हम देखें तो हाईएस्ट लेयर बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर, तो ये थर्मोस्फेयर से ऊपर हाईएस्ट लेयर है। वेरी रेरिफाइड एंड मर्जेस ग्रेजुअली विथ आउटर स्पेस, और ये जाकर एक्सोस्फेयर आउटर स्पेस से जाकर मिल जाता है। अगर इंपॉर्टेंस देखें तो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो है सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है वेदर और क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए, लेकिन सारा वेदर फेनोमेना कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। तो मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर और उसका जो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन लाइफ पे, ठीक है,
तो हम क्या देख रहे हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ द एटमोसफेयर दैट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन। तो ये सब जो है मेन इन्फ्लुएंस है किसका, एटमोसफेयर का। जो ये सारी चीज़ें होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। तो हमने सारे लेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया कि क्या क्या लेयर हैं, ठीक है। देन कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, उसको कवर किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मेन कंपोनेंट जो है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट में किसका है, वाटर वेपर का है, देन क्लाउड का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, देन अदर्स का है। तो ज़्यादा मेन कंपोनेंट जो है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में करता है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? नहीं, वाटर वेपर 50% वाटर वेपर कर रहा है, फिर क्लाउड कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। क्लाउड का रोल है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्लाउड कैसे वार्म कर रहा है हमारे अर्थ को। देन कार्बन डाइऑक्साइड है, देन अदर फैक्टर्स है, ठीक है। सो एनसीईआरटीज के कुछ क्वेश्चंस है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर जो कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। और सी सॉल्ट, पॉलन, ऐश, स्मॉग, शूट, फाइन सॉइल्स, ये किससे एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड है। और ऑक्सीजन गैस जो है नेग्लिजिबल क्वांटिटी में कहाँ मिलता है, कितने आगे मिलता है, दैट इज 120 किलोमीटर पे, ठीक है। और जो है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये वाला लाइन हमने कहाँ पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड पढ़ा था। ये ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से और ओपेक है आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ठीक है। इस चीज़ को हमने बहुत ही बार देखा। अब हम देखते हैं कि सोलर रेडिएशन कैसे आ रहा है, हीट बैलेंस कैसे हो रहा है और टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। दैट इज जो चैप्टर का नाम है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो हम एयर को तभी फील कर सकते हैं जब एयर मोशन में हो, ठीक है। और एयर जब मोशन में हो तो हम उसको विंड कहते हैं। और अर्थ जो है रिसीव करती है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। तो अर्थ क्या रिसीव करती है, जितना भी अर्थ के पास अपना एनर्जी है, ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है, हमें सन से मिल रहा है। तो सारा एनर्जी जो है अर्थ को कहाँ से मिल रहा है, सन को मिल रहा है। फिर अर्थ क्या कर रही है, द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू द स्पेस। जो भी एनर्जी सन को अर्थ को मिल रहा है, अर्थ फिर वापस से स्पेस में भेज रही है, ठीक है। एज ए रिजल्ट अर्थ नाइदर वार्म्स अप नॉर डज इट कूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा क्यों कर रही है, अगर सारा का सारा हीट रख लेगी तो बहुत गर्म हो जाएगी, सारा का सारा भेज देगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो अर्थ जो है क्या करती है, वापस भेजती है। एंड जो है हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फिर कुछ हीट को ट्रैप करके रखती है, जो कि जो है वार्म, अर्थ को वार्म करने के लिए ज़रूरी है। ऑलरेडी हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है, ठीक है, क्लाउड है। देन यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितना हीट आ रहा है अर्थ वापस कर रही है, ठीक है। दस द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम। तो अर्थ जो है रिसीव करती है सोलर, मतलब जो भी सोलर रेडिएशन है, तो क्या सेम रिसीव होता है, हर पार्ट में इक्वली एकदम सेम अमाउंट का हीट मिल रहा है उसको, नहीं, ठीक है। अर्थ जो है डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप का सोलर रेडिएशन वो रिसीव कर रही है। और इस वेरिएशन की वजह से, और ये जो वेरिएशन है कि कहीं पे कम कर रही है, कहीं पे ज़्यादा सोलर रेडिएशन ले रही है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कैन कॉज, तो इसके वजह से क्या कॉज हो रहा है, प्रेशर डिफरेंसेस कॉज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। और इसके वजह से क्या हो रहा है, दिस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अदर। तो इसके वजह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, क्योंकि हर जगह एक जैसा नहीं मतलब रिसीव कर रही है, कहीं कम कर रही है, कहीं ज़्यादा कर रही है। तो फिर इससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं सोलर एनर्जी टू द अर्थ। तो अर्थ रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। याद रखना है कि अर्थ जो है शॉर्ट वेवलेंथ में क्या करती है, रिसीव करती है ज़्यादातर एनर्जी। और इस एनर्जी को हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। तो अगर हम यहाँ देखें तो सोलर रेडिएशन अर्थ में यहाँ पे आ रही है किस वेव में, शॉर्ट वेव में, ठीक है। तो ये शॉर्ट वेव में सोलर रेडिएशन आ रही है और अर्थ जब वापस करती है तो फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन में वापस करती है। शॉर्ट वेव से हम ले रहे हैं, लॉन्ग वेव से रिसीव कर रहे हैं, सॉरी, शॉर्ट वेव से ले रहे हैं, लॉन्ग वेव से अर्थ क्या कर रही है, भेज रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके से होता है। तो अर्थ शेप्स एंड सन्स रेज,
तो अर्थ का शेप और सन का रे का कोई मतलब है क्या, कुछ यहाँ रिलेशन बन रहा है? ठीक है, तो देखते हैं। तो अर्थ का शेप हमें पता है कि ये स्फेरिकल है। ठीक है, क्या है? स्फेरिकल है। द सन्स रेज फॉल ऑब्लिकली ऑन एट द टॉप ऑफ एटमोस्फेयर। तो सन का रेज जो है ऑब्लिकली गिरता है, क्योंकि सन क्या है, फ्लैट तो है नहीं, हर जगह बराबर तो गिरेगा नहीं। सन का जो है, सन क्या है, हम जानते हैं स्फेरिकल है, तो हर जगह बराबर सन की रेज नहीं गिरती है। ठीक है, अर्थ इंटरसेप्ट्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सन्स एनर्जी। तो अर्थ क्या करती है, बहुत ही कम पोर्शन जो है सन के एनर्जी का अपने पास रखती है। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो अगर हम एवरेज में देखें तो अर्थ रिसीव करती है 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। कितना रिसीव करती है? 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, कितना? 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन इन सोलर आउटपुट। तो सोलर आउटपुट वेरीज स्लाइटली थ्रू आउट द ईयर। तो जो सोलर आउटपुट है ये वेरी करता रहता है। क्यों? ड्यू टू चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो यहाँ क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर जो है ऑर्बिट करती है। ऑर्बिट करती है तो यहाँ डिस्टेंस भी चेंज होता है, और डिस्टेंस चेंज होता है तो यहाँ सोलर आउटपुट में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होता है, इपीहेलियन, पेरीहेलियन। ठीक है, अब ये कंडीशन कब होता है? जब अर्थ जो है दूर होती है सन से। पेरीहेलियन मीन्स पास, जब अर्थ पास होती है सन से। तो पास कब होती है? डिस्टेंस क्या होता है? 147 किलोमीटर। दूर जब होती है तो डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और जब पास होती है तो 147 मिलियन किलोमीटर होता है। तो पास कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि 3 जनवरी को अर्थ जो है सन के ज़्यादा पास है, पेरीहेलियन, एंड दूर है 4 जनवरी को। ठीक है, जब ये रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है अर्थ के चारों ओर, तो फिर ये जो है 4 जुलाई को दूर चली जाती है, 3 जनवरी को पास चली आती है। तो यहाँ पे क्या है? पेरीहेलियन है, तो अब सन का एनर्जी ज़्यादा रिसीव होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से हम देखते हैं कि वेरिएशन हो रहा है सोलर आउटपुट में। देन इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस वेरिएशन, अर्थ रिसीव स्लाइटली मोर इंसोलेशन ऑन 3 जनवरी, क्योंकि पेरीहेलियन है, देन 4 जुलाई एपीहेलियन। हाउएवर इसके वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन इन सोलर आउटपुट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डेली वेदर चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स लाइक लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो जैसा कि हम देखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है कि 3 जनवरी को अगर सन जो है इतने पास है तो फिर पता क्यों नहीं चल रहा है? पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे डेली वेदर चेंजेस हो रहा है, लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है चेंजेस यहाँ पे होता रहता है, लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बन जाता है, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे पेरीहेलियन और एपीहेलियन को याद रखना है कि इसके वजह से वेरिएशन होता है सोलर आउटपुट में। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे कैसे होता है? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अर्थ का जो है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप का है, इसीलिए सन का रे ऑब्लिकली पड़ता है एटमॉस्फेयर के टॉप पे। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के टॉप पे। देन अब हम बात करेंगे कि वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे किस तरीके का इंसोलेशन हो रहा है? तो इंसोलेशन अगर हम देखें, जो सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है ये वेरी कर रहा है डेली, सीजनली और एनुअली। ठीक है, तो ये आखिर वेरी क्यों करता है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर सन का रे पड़ रहा है, ठीक है, तो सन का रे सबसे ज़्यादा सन स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली इस रीजन पे, ट्रॉपिकल रीजन पे क्या होता है, सन का रे सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में इस पोर्शन में सन जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ अगर हम जाएं 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, तो लो एंगल इनकमिंग सनलाइट, तो यहाँ पे लो एंगल बनता है। और फिर इस पोर्शन पे भी लो एंगल बनता है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, नॉर्थ साउथ इधर की तरफ हम जितना आते जाएंगे तो यहाँ लो एंगल हो रहा है। और सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले बीच वाले पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सन की रेज आती है। ठीक है, सो अब क्या जो है फैक्टर है
कि जिसके वजह से जो है फैक्टर कॉजिंग वेरिएबिलिटी इन इंसोलेशन, किस फैक्टर की वजह से हम इंसोलेशन में अंतर देखते हैं कि इंसोलेशन जो एक जैसा क्यों नहीं हो रहा है, वेरिएबल क्यों हो रहा है। तो एक तो है अर्थ का रोटेशन, ठीक है। अर्थ का रोटेशन क्या करती है, ऑल्टर्स द पोजीशन ऑफ रीजन रिसीव सनलाइट थ्रू आउट द डे। तो क्या कर रही है, जैसे जैसे अर्थ जो है घूम रही है तो अर्थ का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अर्थ के पोजीशन को ऑल्टर कर रही है, तो ये जो है सनलाइट रिसीव होने का ये चेंज हो रहा है, ठीक है। देन एंगल ऑफ सन्स रे, अब अगर अर्थ नहीं घूमेगी तो फिर रात दिन होगा कैसे, फिर तो फिर एक ही जगह पे क्या होगा, एक ही जगह पे सन का जो है रोशनी मिलता रहेगा। सपोज अगर इधर सन है तो इधर पूरे के पूरे दिन क्या हो जाएगा, दिन ही रहेगा, और इधर फिर पूरे के पूरे दिन क्या हो जाएगा, रात ही होगा। सर्वाइवल तो हो नहीं पाएगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर गर्मी ही गर्मी और इस पोर्शन में धूप ही नहीं है तो ठंडा। तो फिर क्या होता है कि हम जानते हैं कि अर्थ क्या करती है, मूव करती रहती है। तो अर्थ जो है ऐसे सन के इसमें रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो फिर दिन और रात इसके वजह से हो रहा है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। देन एंगल्स ऑफ सन रे, तो एंगल जो है किस एंगल पे सन का रे पड़ेगा ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, ठीक है, कि लैटिट्यूड जितना अगर ऊंचा जा रहे हैं, ठीक है, और स्टीपर एंगल है अगर लोअर लैटिट्यूड पे, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टीपर एंगल एट लोअर लैटिट्यूड, तो लोअर लैटिट्यूड में स्टीपर एंगल होगा और स्लंट रेज पड़ेगा हाइयर लैटिट्यूड पे। हाइयर लैटिट्यूड पे क्या पड़ेगा, स्लंट रेज पड़ेगा, और लोअर लैटिट्यूड पे क्या पड़ेगा, स्टीपर एंगल होगा, ठीक है। देन लेंथ ऑफ द डे, तो अफेक्ट्स टोटल इंसोलेशन रिसीव्ड ईच डे, तो लेंथ ऑफ द डे जो है ये क्या करेगा, ये भी अफेक्ट करेगा कि कितना इंसोलेशन रिसीव हो रहा है हर दिन, ठीक है। अगर दिन ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव हो रहा है। देन एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, अगर क्लियर एटमॉस्फेयर है तो इससे ज़्यादा क्या करेगा, ये अलाउ करेगा मोर रेडिएशन टू रीच अर्थ के सरफेस पे। तो अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है तो उस दिन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आएगी। देन लैंड कन्फिगरेशन आस्पेक्ट, ठीक है, माइनर इफेक्ट है बट इन्फ्लुएंस करता है लोकल रेडिएशन लेवल्स बेस्ड ऑन टेरेन ओरिएंटेशन, की टेरेन का ओरिएंटेशन कैसा है, लैंड का कन्फिगरेशन कैसा है, इसका माइनर इफेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि अर्थ का रोटेशन, इसके वजह से जो है इंसोलेशन वेरिएबल रिसीव हो रहा है। एंगल ऑफ सन्स रेज, सन का रेज किस टाइप से है, ठीक है, उसके ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। देन लेंथ ऑफ डे, देन एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, देन लैंड का कन्फिगरेशन जो है ये पड़ रहा है। तो हम अगर देखें कि सन का रेज किस तरीके से हमारे जो है इसके सन का रेज कैसे पड़ रही है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये केस किसका है, समर सॉल्स्टिस का केस है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उन सारी चीज़ों को भी, ठीक है। सो नेक्स्ट की इन्फ्लुएंस अगर देखें तो ये की इन्फ्लुएंस क्यों होता है, सो अर्थ का जो है एक्सियल टिल्ट की वजह से, ठीक है। सभी को पता है कि अर्थ का क्या है, अर्थ टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है फ्रॉम द परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल प्लेन। तो अर्थ जो है क्या इस टाइप से पूरा परपेंडिकुलर है, अर्थ इस तरीके से नहीं है। अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री जो है अर्थ क्या है, टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 डिग्री अर्थ टिल्टेड है। अर्थ को ऐसा जो है अर्थ है नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, अर्थ जो है टिल्टेड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये जो है लीनिंग कर रहा है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और परपेंडिकुलर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन इज इटसेल्फ 66.5 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री जो है नहीं है, ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री। तो ये चीज़ कितना है 66.5 डिग्री, ठीक है। सो अर्थ एक्सियल टिल्ट जो है, अर्थ एक्सियल टिल्ट कितना है 66.5 डिग्री टू ऑर्बिटल प्लेन, और इसके वजह से क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सनलाइट का एट डिफरेंट लैटिट्यूड। तो अर्थ क्या है, इस टाइप से झुका हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट लैटिट्यूड में अलग तरीके से सनलाइट पड़ रहा है। इस टाइप से तो है नहीं कि इवन पड़ेगा, इस टाइप से झुका हुआ है, ठीक है। ये वाला लाइन है, तो लाइन कौन सा आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अनइवन लाइट पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो ये इस टाइप से नहीं है, ठीक है। तो
तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो अर्थ जो ऐसे झुकी हुई है तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्लिक्विटी, ठीक है, ऑब्लिक्विटी, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो ऑरिजिन ऑफ अर्थ ऑब्लिक्विटी एक्सियल टिल्ट, ठीक है। तो ये ऑरिजिन कैसे हुआ, मतलब अर्थ जो है टिल्ट हुआ कैसे, अर्थ का ऑब्लिक्विटी बना कैसे, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है मार्स साइज की बॉडी अर्थ से कोलाइड की, जो कि हमने देखा कि मून का फॉर्मेशन क्या हुआ कि एक बड़ी सी बॉडी जो है, ठीक है, जो है अर्थ से कोलाइड करती है, मार्स से भी बड़े साइज की बॉडी, तो मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस हम कहते हैं। और इस कॉलिजन की वजह से क्या होता है, इस टाइप से इसका जो है टिल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि इसी के वजह से क्या होता है, मून का फॉर्मेशन होता है। तो अर्थ जो है, तभी से हम क्या देखते हैं कि अर्थ इस टाइप से टिल्टेड है, ठीक है। और इस टिल्टेड होने की वजह से जो है सनलाइट एक जैसा भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑब्लिक्विटी को अगर हम समझे तो ये एंगल है बिटवीन अर्थ रोटेशनल एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो हमने देखा कि परपेंडिकुलर ये नहीं है, ये कुछ इस टाइप से एक्सिस इसका बनता है, ठीक है। तो कितना है अर्थ का ऑब्लिक्विटी, 23.5 डिग्री है, ठीक है। और ग्रेजुअली ये डिक्रीज भी हो रहा है ओवर टाइम। और ऑब्लिक्विटी जो है ये फिक्स नहीं रहता है, ये वेरी कर सकता है, इट वेरीज स्लोली ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से ये वेरी कर सकता है, मेनली मून और अदर प्लैनेट के साथ। दीज चेंजेस भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा क्लाइमेट पैटर्न एंड सीजनल इंटेंसिटी ओवर लॉन्ग टाइम स्केल, बहुत ही लंबे टाइम स्केल पे करेगा, जिसको मिलनकोविच साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ जो है फिक्स नहीं है, ऑब्लिक्विटी जो है क्या फिक्स है क्या, ये स्लोली चेंज हो रहा है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि अर्थ में अनइवन लाइट जो है इंसोलेशन क्यों नहीं पड़ता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड इंसोलेशन अगर हम देखें तो लैटिट्यूडनल डिपेंडेंस, तो एंगल ऑफ सन रेज वेरीज बाय लैटिट्यूड। हमने देखा कि एंगल ऑफ सन जो है हर लैटिट्यूड पे सेम नहीं पड़ता है, हाइयर लैटिट्यूड को जो है सन रेज मिलता है एट ए स्मॉलर एंगल, इसीलिए हम क्या देखते हैं, हाइयर लैटिट्यूड में सन रेज जो है स्मॉलर एंगल पे मिलता है, और यहाँ पे क्या देखते हैं हम, स्लंट रेज देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सन जो है कहाँ पे ओवरहेड होता है, सन इज ओवरहेड एट 90 डिग्री एंगल, सनलाइट हिट्स ए स्मॉलर एरिया ऑन अर्थ सरफेस। तो जो 90 डिग्री सनलाइट जो है बहुत कम एरिया में ही पड़ता है, ठीक है, कम एरिया में पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट वर्टिकुलर जो है ये कम एरिया में पड़ता है, और यहाँ पे जो है इंसोलेशन ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट सनलाइट या स्लंटेड रेज ज़्यादा पड़ता है, ये लेस इंटेंस हीटिंग है, ठीक है। तो ये जो है अर्थ के लार्जेस्ट एरिया पे हम क्या देखते हैं कि जो है स्लंट लाइट पड़ता है, ठीक है। कैसा लाइट पड़ता है, स्लंट लाइट पड़ता है, ओके। इस पिक्चर से हमें क्लियर होगा। गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सन का रेज आ रहा है, तो ये इस टाइप से झुका हुआ है, ठीक है। इस वजह से इसीलिए क्या हम देखते हैं कि सन का लाइट जो है स्लंट पड़ रहा है हाइयर लैटिट्यूड में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्लंट रेज, तो अगर ये स्लंट रेज पड़ रहा है हाइयर लैटिट्यूड में तो क्या इफेक्ट होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो स्लंट रेज कवर लार्जर एरिया देन वर्टिकल रेज। तो हमने ये देखा कि वर्टिकल रेज जो है, जो कि 90 डिग्री एंगल पे सनलाइट पड़ रहा है, तो ये कम एरिया है, ठीक है। देन तो क्या है, स्लंट रेज ज़्यादा है और वर्टिकल रेज कम है, तो इसके वजह से क्या होगा, एनर्जी टू स्प्रेड आउट एंड डिक्रीजिंग नेट एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया। तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस हिसाब से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है। देन एटमॉस्फेरिक डेप्थ अगर देखें तो स्लंट रेज जो है ट्रैवल करती है थ्रू अ ग्रेटर थिकनेस। तो स्लंट रेज क्या करती है, ग्रेटर थिकनेस तक जो है ट्रैवल करती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, इसीलिए यहाँ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, मोर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और मोर स्कैटरिंग और डिफ्यूजन हम देखते हैं, लाइट जो है स्प्रेड करता है और रिड्यूस होता है इंटेंसिटी ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अगर की पॉइंट समझना हो तो जो हाइयर लैटिट्यूड होता है यहाँ पे स्लंट रे पड़ता है और लोअर एनर्जी पर यूनिट एरिया। स्लंट रेज कहने का मतलब अगर तिरछी ऐसे रोशनी आ रही है तो लोअर यूनिट जो है लोअर एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इसके वजह से क्या होता है कि ग्रेटर जो है फैलता है, ये ज़्यादा फैलता है, इसीलिए हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक फिल्टरिंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, तो सबसे पहले तो हमने समझा कि जो स्लंट रेज है,
ठीक है, जो इस टाइप से सलंट रेज पड़ रही है, ठीक है, तो ये लार्जर एरिया में पड़ रही है। जो हमने देखा ये हुआ क्या, इनडायरेक्ट रेज, सलंट रेज, तो ये लार्जर एरिया को कवर कर रही है, और जो वर्टिकल है 90 डिग्री वाला ये कम एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी टू स्प्रेड आउट एंड डिक्रीजिंग नेट एनर्जी रिसीव्ड पर एरिया, तो इससे एनर्जी स्प्रेड हो रहा है। अब अगर एटमॉस्फेरिक डेप्थ अगर हम देखें तो सलंट रेज जो है ट्रेवल कर रहा है थ्रू ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ज्यादा थिकनेस तक जा रहा है, इससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एब्जॉर्प्शन, और मोर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा है गैस के द्वारा एटमॉस्फेयर में, और इसके वजह से ज्यादा स्कैटरिंग और डिफ्यूजन हम देखते हैं हाइयर लैटिट्यूड में। लाइट स्प्रेड करता है और जो है हाइयर लैटिट्यूड में ये ज्यादा स्कैटरिंग और डिफ्यूजन होता है। तो इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है। हाइयर लैटिट्यूड में क्या होगा, हाइयर लैटिट्यूड में स्लंट रे होगा, ठीक है, और लोअर एनर्जी पर यूनिट एरिया होगा, और ग्रेटर स्प्रेड होगा, और एटमॉस्फेरिक फिल्टरिंग इफेक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन सोलर रेडिएशन। तो सोलर जो भी सन का एनर्जी रिसीव हो रहा है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है। जो सन की रेज आ रही है इससे, ठीक है, सन की रेज जो आ रही है तो उससे लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड अलाउिंग इट टू पास थ्रू एंड रीच द अर्थ सरफेस। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। एटमॉस्फेयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है इस वाले सन की रेज से, इसीलिए सन क्या हो रही है, आ रही है। देन एब्जॉर्प्शन इन द ट्रोपोस्फेयर, देन ट्रोपोस्फेयर में भी कुछ लाइट जो है क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। जैसे गैसेस यहाँ है कुछ, जैसे वाटर वेपर, ओजोन, तो ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन विद इन द ट्रोपोस्फेयर। तो जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है उसको ट्रोपोस्फेयर में कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर वेपर, ओजोन, याद रखना इस बात को। तो एटमॉस्फेयर जो है लार्जली ट्रांसपेरेंट है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है उससे, और जो है क्या करती है ये गैसेस, वाटर वेपर और ओजोन जो है ये नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये देख लेते हैं क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल, जो टाइनी पार्टिकल ट्रोपोस्फेयर में होता है वो स्कैटर करते हैं विजिबल लाइट को बोथ टुवर्ड स्पेस एंड अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस की तरफ और स्पेस की तरफ, ये टाइनी पार्टिकल्स की वजह से ही हम क्या देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसके वजह से कलर इफेक्ट होता है और हम देखते हैं ब्लू स्काई। तो ब्लू स्काई क्यों होता है, रिजल्ट ऑफ स्कैटर्ड ब्लू लाइट इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे जो भी टाइनी पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उसके वजह से स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, और उसी की वजह से हम ब्लू लाइट देखते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड ब्लू लाइट इन द एटमॉस्फेयर। देन रेड और सनराइज, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो हम क्या देखते हैं, रेड कलर देखते हैं। ठीक है, हमें रेड दिखता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये भी लाइट के स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, जब सन क्या होता है, लो होता है होराइजन में, तो हम क्या देख रहे हैं, रेड कलर देख रहे हैं, स्काई हम ब्लू देख रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जो टाइनी पार्टिकल है ट्रोपोस्फेयर में ये स्कैटर कर रहा है विजिबल लाइट को स्पेस के भी तरफ और सन के सरफेस के भी तरफ, और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या हो रहा है, हम ये कलर देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम कुछ याद रखना चाहें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है ये इजीली पास करता है। ये हमने देखा कि ट्रोपोस्फेयर इसके जो है एटमॉस्फेयर इसके प्रति ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, वाइल नियर इंफ्रारेड जो है और जो ये होता है इसको क्या क्या करते हैं, तो ये जो शॉर्ट वेव है ये इजीली आ जाते हैं। ठीक है, और जो नियर इंफ्रारेड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि नियर इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, जैसे कि ओजोन के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा। ठीक है, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शॉर्ट वेव रेडिएशन को पास करते हैं। और स्कैटरिंग जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्काई कलर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है विद पार्टिकल्स एंड गैसेस, इसके वजह से स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग की वजह से हम स्काई का कलर देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट नहीं भूलना है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है और एब्जॉर्ब कर लेती है नियर इंफ्रारेड को। कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन और जो है वाटर वेपर। अब देखते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस, कि कहाँ पे जो है किस तरीके से अर्थ के सरफेस में इंसोलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इंसोलेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ इज इंसोलेशन। ठीक है, तो वेरिएशन अगर देखें तो ट्रॉपिक्स में इंसोलेशन कितना रिसीव हो रहा है, ज़्यादा रिसीव हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट लाइट है। ठीक है, और पोल्स में क्या है, सलंटिंग है तो यहाँ कम होगा। ठीक है, सो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें
तो ट्रॉपिक्स में 320 वॉट स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। देन पोल्स कितना रिसीव करता है, 70 वॉट स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो ये देखना है कितना ट्रॉपिक्स कितना रिसीव करता है, 320 और पोल्स 70, ठीक है। ट्रॉपिक्स में ऑब्वियसली 90 डिग्री पे आ रहा है तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा रिसीव होगा और पोल्स में जो है कम होगा, ठीक है, 70 होगा। और इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है जो अभी हमने बात करी इस पॉइंट को लेकर के। हाइयर लैटिट्यूड में सलेंट रेज होता है और लोअर एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो जैसे ही पोल की तरफ जाएंगे, हाइयर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो सलेंट रेज होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और एक और चीज़ हमने पढ़ा कि जो 90 डिग्री वाला होगा मीन्स जो डायरेक्ट ही मिल रहा है वो कम पोर्शन है और जो सलेंट मिल रहा है वो ज़्यादा पोर्शन है, ठीक है। सो ऐसा क्यों है कि इक्वेटर में जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ने के बावजूद इक्वेटर इंसोलेशन जो है कम रिसीव कर रहा है ट्रॉपिक्स के कंपेयर में। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बादल है। बादल ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये रोक रही है, जो भी डायरेक्ट इंसोलेशन आ रहा है ये कम आ रहा है, ठीक है। और अगर इंसोलेशन हम देखें कि कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा है या ओशियन में, ठीक है, आप बताइए कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा होगा या ओशियन में, तो कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा इंसोलेशन होगा। अब क्या रीज़न है, क्यों ओशियन के साथ कोई दुश्मनी है जो ओशियन पे कम इंसोलेशन हो रहा है और कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा? तो ओशियन पे ज़्यादा इंसोलेशन नहीं हो रहा है और कॉन्टिनेंट में ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ओशियन के ऊपर ओशियन से क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है। वाटर मिल रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बादल बन रहा है और वो बादल बन रहा है, क्लाउड बन रहा है। तो जितना क्लाउड होगा तो ये रोकेगा इंसोलेशन को आने से, तो इसीलिए जो है इंसोलेशन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा रिसीव होता है। अगर सीजनल वेरिएशन देखें तो विंटर क्या होता है, मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में जो है, जैसे ही मिडिल, ठीक है, मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे लेस होता है रेडिएशन, ठीक है। कब? विंटर में मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में लेस रेडिएशन रिसीव होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और समर में मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में मोर रेडिएशन रिसीव होता है, ठीक है। समर में क्या होता है कि मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में ज़्यादा रेडिएशन रिसीव होता है और विंटर में मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में कम जो है लेस रेडिएशन रिसीव होता है, ठीक है। अगर कुछ याद रखना हो तो हम क्या याद रख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल एरिया में ज़्यादा रिसीव होता है, ठीक है, इंसोलेशन, और ओशियनिक एरिया में सेम लैटिट्यूड में कम रिसीव होता है, ठीक है, उसके कंपेयर में। और विंटर के बारे में हमने क्या देखा कि मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में क्या होता है, लेस रेडिएशन रिसीव होता है विंटर में, और समर में मोर होता है, ठीक है। तो विंटर में क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर इन ए हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर टिल्ट होता है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। विंटर के टाइम में सन से दूर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, सन का रेज जो है स्लंट पड़ता है, ठीक है, कवर अ लार्जर एरिया। तो ये क्या कर रहा है, स्लंट रेज पड़ रहा है तो ये वीक हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड में कम इंसोलेशन रिसीव हो रहा है। अब समर में क्या हो रहा है, ज़्यादा रेडिएशन मिल रहा है। क्यों? कि समर के टाइम में हेमिस्फेयर जो है सन की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। अगर यहाँ सन है तो सन की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सन का रेज डायरेक्टली पड़ रहा है वर्टिकली एंड कंसंट्रेट ऑन ए स्मॉलर एरिया, तो डायरेक्टली पड़ रहा है, तो मिडिल और हाइयर लैटिट्यूड को ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन मिल रहा है, ठीक है, यही है। देन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हीट कैसे होता है एटमॉस्फेयर, तो हीट हमने देखा कि शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने देता है, ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन से फिर क्या होता है, अर्थ आफ्टर एब्जॉर्बिंग इंसोलेशन रेडिएट्स हीट इन लॉन्ग वेव फॉर्म, तो लॉन्ग वेव फॉर्म में फिर अर्थ जो है क्या करता है, रेडिएट कर देता है, और इसी से एटमॉस्फेयर क्या होता है, वार्म होता है, जो सरफेस के नियर है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है, वापस भेज रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर है तो वो वार्म होगा, ठीक है। कहाँ से, नीचे से, जब ऊपर से आ रही है तब वार्म नहीं होगा। हमने देखा कि कुछ गैसेस जो है इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब जरूर कर रही है, लेकिन वार्म कहाँ से होगा, यहीं से जब जो है जाएगा, ठीक है, तो वो बिलो सरफेस से ही होगा, नीचे से ही होगा, ठीक है, मीन्स सरफेस से ही होगा। देन कंडक्शन के बारे में देख लेते हैं। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है जब जो है टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थ का सरफेस और एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आए, तो अर्थ का सरफेस अभी गर्म है, एटमॉस्फेयर अभी ठंडा है, तो यहाँ क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर जो है क्या होगा, कंडक्शन होगा जाएगा,
ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, तो कंडक्शन का मतलब समझ में आया कि कंडक्शन कब होगा, जब एक बॉडी गर्म एक बॉडी ठंडा, दो अनइक्वल बॉडी टेम्परेचर जब मिलेंगे तो फिर यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का सेम ना हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर। देन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो अगर देखें तो हीट कहाँ मूव करता है, मूव्स फ्रॉम वार्मर बॉडी टू कूलर बॉडी, कि हीट कहाँ जाएगा, वार्म से वार्म की तरफ थोड़ी जाएगा, वार्म है तो कूल की तरफ जाएगा, अगर ये वार्म है तो ये कूल की तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, ताकि बैलेंस हो सके। तो आउटकम क्या है, ट्रांसफर कंटिन्यू होता रहेगा अंटिल टेम्परेचर इक्वलाइजेज और कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, या तो टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाए या कॉन्टैक्ट टूट जाए, जब इन दोनों का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तब भी जो है रुक जाएगा, या तो टेम्परेचर बराबर हो जाए दोनों का तब रुक जाएगा। तो कंडक्शन क्या है, की प्रोसेस है जिससे कि हीट होता है लोअर लेयर्स, ठीक है, हीटिंग लोअर एटमॉस्फेयर लेयर नियर द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के पास जो भी लोअर लेयर है तो ये जो है हीट होगा, ठीक है, और हीट फ्लो वार्मर टू कूलर एरियाज में होगा। देन हम क्या देखते हैं, देन हम देखते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर है, यहाँ हमने देखा कि वर्टिकली ट्रांसफर हो रहा है, अब ये हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जब एयर का मूवमेंट होगा हॉरिजॉन्टली तब जाकर हीट ट्रांसफर होगा। तो एडवेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हैज़ ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर चेंज, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है एयर के साथ दूर तक जाएगा इसीलिए ग्रेटर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, कन्वेक्शन से ज़्यादा, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, वर्टिकल मूवमेंट है, स्पेशली इन मिडिल लैटिट्यूड, तो मिडिल लैटिट्यूड में हम क्या देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का ग्रेटर इम्पैक्ट होगा टेम्परेचर चेंज पे। देन वेदर के ऊपर इम्पैक्ट अगर देखें तो इन मिडिल लैटिट्यूड डायurnal डे नाइट वेदर वेरिएशन जो है हम क्या देखते हैं, आर लार्जली ड्यू टू एडवेक्शन, तो जो मिडिल लैटिट्यूड है, मिडिल लैटिट्यूड में हम क्या देखते हैं कि दिन और रात का जो है बहुत ज़्यादा क्या है वेरिएशन है, मिडिल लैटिट्यूड में डायurnal डे नाइट वेदर वेरिएशन आर लार्जली ड्यू टू एडवेक्शन, और ये जो हो रहा है क्यों, एडवेक्शन की वजह से ये दिन और रात में वेरिएशन देखते हैं हम मिडिल लैटिट्यूड में। अब एग्जाम्पल अगर ट्रॉपिक्स में देखें तो इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर क्या हो रहा है, लोकल विंड लू जो है हो रहा है क्यों, एडवेक्शन की वजह से, ठीक है, जो कि वेदर पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है। तो एडवेक्शन हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, और हमने क्या देखा, कन्वेक्शन जो है क्या हुआ, ये हमारा हुआ एडवेक्शन, हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ये हमारा हुआ वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। तो अब कुछ याद अगर रखना है तो कन्वेक्शन जो है वर्टिकल हीट ट्रांसफर है विद इन ट्रोपोस्फेयर, और एडवेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर है जो कि प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल डेली वेदर में, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये क्या करेगा, मूव करेगा विंड के साथ, तो इसीलिए इसमें हम क्या देखते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कंडक्शन क्या हो रहा है, तो ग्राउंड हीट्स द एयर, ठीक है, तो ये अब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे ऊपर एयर जो भी है तो ग्राउंड से हीटिंग हो रही है, तो ये हो गया कंडक्शन, ठीक है, ठीक है। और रेडिएशन हम देख रहे हैं कि सन क्या कर रहा है, हीट कर रहा है ग्राउंड को, तो ये हो गया रेडिएशन, ठीक है। और कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है जब वार्म एयर राइज करता है, तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हमने देखा, देन हमने जो है एडवेक्शन देखा, ठीक है। एडवेक्शन समझ में आया, एडवेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड कन्वेक्शन इज जो है वर्टिकल, ठीक है। तो कन्वेक्शन में वार्म एयर राइज करके गर्म कर रहा है, वर्टिकल है। और कंडक्शन क्या होता है कि ग्राउंड जो है हीट कर रही है एयर को, ये कंडक्शन है। देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर हीटिंग, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसका रेडिएशन हो गया, अर्थ का रेडिएशन। तो इंसोलेशन, अर्थ रिसीव्ड सोलर रेडिएशन इन शॉर्ट वेव फॉर्म विच हीट्स जो है द सरफेस, तो हमने कितनी बार देखा कि अर्थ जो है रिसीव करता है शॉर्ट वेव फॉर्म में, अब तक तो हमने 4 बार देखा, और एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में सब रिटन है, ठीक है। और इस चीज़ को बार बार पूछा जा रहा है कि अर्थ को रिसीव होता है कैसे, शॉर्ट वेव फॉर्म से। अर्थ रिसीव करती है कौन से फॉर्म में, शॉर्ट वेव फॉर्म में, और अर्थ क्या है, रेडिएटिंग बॉडी है। तो आफ्टर जैसे ही हीट हो जाता है, अर्थ ने रिसीव किया, ठीक है, जो भी शॉर्ट फॉर्म में आया, ठीक है, शॉर्ट वेव फॉर्म में,
देन अर्थ ने रेडिएट किया लॉन्ग वेव एनर्जी के रूप में, ठीक है, लॉन्ग वेव एनर्जी बैक टू द एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर में पूरा वापस भेज दिया। तो एनर्जी कहाँ से हीट अप हो रही है, ठीक है, एनर्जी हीट्स अप एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, तो नीचे से जो यहाँ से जो होगा, जो अर्थ हीट हुई है तो यहाँ से हीट होगा, ठीक है, बिलो से होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ, और अर्थ से रेडिएशन जा रहा है और एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है, तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देन देखते हैं हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर कैसे हीट होगा, एब्जॉर्प्शन बाय गैसेस, जैसे लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ से जाएगा, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब किया जाएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस होंगे। तो ये इनडायरेक्ट हीटिंग हो रही है। एटमॉस्फेयर इज हीटेड इनडायरेक्टली फ्रॉम अर्थ रेडिएशन रेदर देन डायरेक्टली फ्रॉम द सन। सन पहले भेज रही है, लेकिन सन से ये ट्रांसपेरेंट है शॉर्ट वेव से, ठीक है, और फिर ये लॉन्ग वेव से क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो अब हीट बैलेंस देखते हैं। रेडिएशन टू स्पेस, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो रेडिएट्स हीट आउट इनटू स्पेस, और एटमॉस्फेयर फिर क्या करती है, वो भी रेडिएट करती है हीट स्पेस में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर बैलेंस। हीट रिसीव्ड फ्रॉम सन इज इवेंचुअली रिटर्न टू द स्पेस, कि आपने जितना हमें हीट दिया है बहुत अच्छी बात है, अब हम भी आपको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से भी रिटर्न क्या होता है, अर्थ से रिटर्न किया जाता है, एटमॉस्फेयर से भी रिटर्न किया जाता है, और इसी से कांस्टेंट टेम्परेचर जो है अर्थ के सरफेस का और विद इन एटमॉस्फेयर का बना रहता है। तो अर्थ रेडिएट करती है कैसे, लॉन्ग वेव एनर्जी में आफ्टर एब्जॉर्बिंग सनलाइट, और इससे इनडायरेक्टली हीटिंग होती है, और ग्रीन हाउस गैस फिर इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एटमॉस्फेयर जो है क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है। हीट बैलेंस होता है, क्यों, कैसे अचीव कैसे होता है, एज जो भी एनर्जी सन से रिसीव किया गया उसको रिटर्न कर दिया गया स्पेस में, इसी से टेम्परेचर स्टेबिलिटी बनी होती है। आई होप कि अब आप ये नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट ही कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास से ज़्यादा ऐसा बन गया है कि समझाने वाला क्लास बन गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ईजिली छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, तो अब अर्थ का हीट बजट क्या है देखते हैं, ठीक है। बजट देखते हैं ना हम, बजट में हम क्या देखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों देखते हैं। तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि हीट बजट मीन्स कितना आया, ठीक है, सन से रेडिएशन, और कितना वापस फिर गया, दैट इज हीट बजट, हीट बैलेंस। तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी के लिए क्या है, अर्थ मेंटेन करता है कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड जो है इंसोलेशन इक्वल्स द अमाउंट लॉस्ट। मतलब वही बात है जो हम तभी से कर रहे हैं कि जितना हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जितना हमें रिसीव हो रहा है हीट इंसोलेशन, उतना लॉस भी हो रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ठीक है। तो इंसोलेशन एट एटमॉस्फेयर टॉप क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी रीचिंग द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%, आ रहा है 100%। फिर रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन होता है। एज सोलर एनर्जी पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर सम एनर्जी इज लॉस्ट थ्रू रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन। तो जितना एनर्जी 100% आ रहा है, तो 100% का 100% नीचे तो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इससे एनर्जी लॉस हो जा रहा है, ठीक है। देन एल्बिडो अगर अर्थ का देखें तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कितना है, 35 यूनिट जो है इनकमिंग एनर्जी का रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है बैक में स्पेस, जब आ रही है, अर्थ में पहुंची भी नहीं है, उससे पहले ही 35% ले लो भाई आप अपना सनलाइट, ठीक है, आप अपना रेडिएशन। देन क्लाउड कितना रिफ्लेक्ट करती है, 27 यूनिट जो है क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। स्नो और आइस भी रिफ्लेक्ट करती है, 2 यूनिट जो है स्नो और आइस के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। देन एल्बिडो अगर देखें तो द रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन इज नोन एज अर्थ एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या है कि जितना सन का रेडिएशन आया और उसको जितना रिफ्लेक्ट किया गया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्थ का एल्बिडो कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, टोटल एब्जॉर्प्शन कितना होता है, ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। तो जितना भी एनर्जी आया तो हमने क्या देखा, 65 यूनिट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, 35 यूनिट आने से पहले ही रिटर्न हो रहा है। हमने देखा कि 27 यूनिट जो है क्लाउड के द्वारा, 2 यूनिट जो है स्नो के द्वारा, और क्या हो रहा है कि टोटल एब्जॉर्प्शन 65 यूनिट हो रहा है। तो 65 में से 14 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रहा है विद इन एटमॉस्फेयर, और अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर रही है 51 यूनिट, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कितना कैसे रिसीव हुआ। तो फाइनली देखा हमने 35 तो पहले ही हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, हमने नहीं मीन्स क्लाउड ने, स्नो ने, आइस, ठीक है, सारी चीज़ों ने।
देन एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन अगर देखा जाए तो 14 यूनिट फिर एटमॉस्फेरिक जो है क्या किया गया, जब 65 यूनिट मिला तो 65 यूनिट में से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया और बाद बाकी कहाँ आया, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे आया। देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अगर देखें तो फिर कितना वापस किया गया, तो रेडिएशन किया गया, अर्थ ने लिया था 51 यूनिट, तो अर्थ जो है क्या करती है 51 यूनिट रेडिएट बैक कर देती है पूरा का पूरा, कि हमने 51 यूनिट लिया, लो अपना 51 यूनिट, ठीक है। देन रेडिएशन टू स्पेस, और 17 यूनिट जो है डायरेक्टली क्या किया जाता है, रेडिएट किया जाता है स्पेस को, और एब्जॉर्प्शन बाय एटमॉस्फेयर, और 34 यूनिट जो है एब्जॉर्ब किया जाता है बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कि 50 यूनिट तो डायरेक्टली जो है एनर्जी क्या किया जाता है, बैक किया जाता है अर्थ के द्वारा, अर्थ 50 यूनिट जो है क्या करिए, एब्जॉर्ब कर रही है, फिर बैक कर दे रही है। 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में जा रहा है, 34 यूनिट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो एटमॉस्फेरिक हीट ट्रांसफर अगर देखें तो हमने देखा 34 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, कौन वाला, जो नीचे से गया, ठीक है, अर्थ वाला। अब एटमॉस्फेरिक हीट ट्रांसफर होगा, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगी कितना, 6 यूनिट डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ के रेडिएशन से, तो नीचे से जब अर्थ के पास से गया तो 6 यूनिट इसने एब्जॉर्ब किया, किसने, एटमॉस्फेयर ने। देन कन्वेक्शन एंड टर्ब्यूलेंस हुआ तो 9 यूनिट आर ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्ब्यूलेंस, तो 9 यूनिट जो है कैसे हो रहा है ट्रांसफर, 9 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है कन्वेक्शन और टर्ब्यूलेंस से, ठीक है। देन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का क्या मतलब हुआ कि 19 यूनिट आर ट्रांसफर्ड थ्रू लेटेंट हीट ड्यूरिंग कंडेंसेशन, और 19 यूनिट ट्रांसफर कब होता है, लेटेंट हीट के द्वारा होता है ड्यूरिंग कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। देन रेडिएशन बैलेंस, टोटल रेडिएशन जो है रिटर्न किया जा रहा है स्पेस में, 17 यूनिट फ्रॉम अर्थ एंड 48 यूनिट फ्रॉम एटमॉस्फेयर आर रेडिएटेड बैक टू द स्पेस, तो टोटल रेडिएट किया जाता है 65 यूनिट। हमने ऑलरेडी देखा था कि 65 यूनिट हम ले रहे हैं, फिर टोटल हम 65 यूनिट वापस कर रहे हैं। अगर इतना याद नहीं भी रहे तो इतना याद रख सकते हैं कि 35 यूनिट आने से पहले ही हम वापस कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। देन 65 यूनिट आता है और फिर 65 यूनिट को भी बाद में वापस कर दिया जाता है। तो हीट बजट इज बैलेंस्ड, ठीक है, मीनिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्स फ्रॉम सन इक्वल्स टू अमाउंट रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस, जितना आ रहा है उतना स्पेस में रिटर्न किया जा रहा है। इससे टेम्परेचर स्टेबिलिटी बनी रहती है और फिर प्रिवेंट होता है अर्थ फ्रॉम वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन, ठीक है। तो इतना सारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके बावजूद भी क्या होगा, ना अर्थ कूल होगा ना अर्थ वार्म होगा। तो ये है हीट बजट। तो अगर कुछ याद कर सकते हैं तो ये याद कर सकते हैं कि 35% ऑफ एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है अर्थ के द्वारा, मेनली क्लाउड्स और आइस कवर के द्वारा। 65 यूनिट जो है एब्जॉर्ब किया जाता है अर्थ और एटमॉस्फेयर में। 51 यूनिट को क्या किया जाता है, रेडिएट बैक कर दिया जाता है। 34 यूनिट एब्जॉर्ब किया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो इसी तरीके से टोटल रेडिएशन टू द स्पेस जितना आ रहा है उतना जा रहा है और बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। यही सेम चीज़ जो है आप इस पिक्चर में इसमें देख सकते हैं कि कैसे कितना जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है और लॉन्ग वेव में हम कितना भेज रहे हैं। फिर टोटल सोलर रेडिएशन 100% हो रहा है, ठीक है। इसमें से 27 क्लाउड के द्वारा, 2 जो है अर्थ के द्वारा, ये सारी चीज़ें हमने देखा। स्कैटर हो रहा है स्पेस में, ठीक है, और एब्जॉर्ब हो रहा है 17 फिर अर्थ के द्वारा, 34 फिर एब्जॉर्ब हो रहा है क्लाउड के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है देखी। देन वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस, तो जितना अर्थ सरफेस जो भी नेट हीट बजट हो रहा है अर्थ के सरफेस में, तो इसमें भी वेरिएशन है। दीज आर वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस, तो जो रेडिएशन हम देख रहे हैं कि अर्थ का सरफेस रिसीव कर रही है, तो क्या रेडिएशन हमने देखा कि अर्थ का सरफेस 51% ले रही है, देन 51% वापस करेगी। तो 51% अगर अर्थ के सरफेस पे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि पूरा हर जगह सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ सरप्लस रेडिएशन बैलेंस वाइल अदर पार्ट हैज़ डेफिसिट, तो कुछ के पास तो बहुत ज़्यादा आएगा और कुछ के पास डेफिसिट रहेगा, ठीक है। नेट रेडिएशन बैलेंस अगर देखें टोटल हुआ वो, अब हम अगर नेट देखें कि कहाँ कितना हुआ, तो नेट रेडिएशन बैलेंस वेरीज अक्रॉस लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ, तो ये वेरी करता है। सरप्लस रेडिएशन कहाँ होता है,
सरप्लस रेडिएशन अकर्स मेनली बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में हम क्या देखते हैं, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल रीजन में सरप्लस रहेगा। डेफिनेट जो है क्या, ये वाला रीजन सरप्लस होगा। 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सोलर रेडिएशन होगा, ठीक है, रिसीव होगा। और डेफिसिट रेडिएशन कहाँ होगा, पोलर रीजन नियर द पोल्स, यहाँ पे क्या होगा, डेफिसिट होगा। ये वाला रीजन में हम क्या देखेंगे, पोलर रीजन के पास हम देखेंगे कि डेफिसिट है, ठीक है। सो हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सरप्लस हीट है ट्रॉपिक से वो रीडिस्ट्रीब्यूटर, अब यहाँ पे सरप्लस हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ तो डेफिसिट है, यहाँ तो कम है, तो फिर क्या होगा, तो सरप्लस हीट जो है फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा पोल वर्ड्स टुवर्ड एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक करंट। तो हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के द्वारा जाता है और ओशियन करंट के द्वारा, ओशियन के थ्रू भी हम क्या देखते हैं कि वार्म ओशियन करंट क्या करेगी, वाटर को लेकर के जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है ओशियन करंट के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ओशियनिक करंट और एटमॉस्फेरिक करंट के द्वारा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो ट्रॉपिक जो है ओवर हीट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा जैसे हमने देखा कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होगा, अगर एक हीट ज़्यादा है और यहाँ पे कूलर बॉडी है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा तब तक जब तक कि इक्वल ना हो जाए। तो फिर ऐसे क्या होगा कि ट्रॉपिक्स जो है ओवर हीट नहीं होगा और पोलर रीजन जो है फ्रीजिंग से बच जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि पोलर रीजन या हायर लैटिट्यूड में स्लंटिंग रेज पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हीट बजट मैनेज होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन अगर देखें तो मूवमेंट ऑफ हीट इंश्योर अ बैलेंस, तो इससे बैलेंस होता है। ट्रॉपिक्स जो है वार्म होता है, वार्म कहाँ होता है, हायर लैटिट्यूड, ठीक है। और जो भी एक्सट्रीम चीज़ें हैं टेम्परेचर चेंजेस की वजह से उसको रोकता है, ठीक है। तो सरप्लस रेडिएशन हमने देख लिया 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में होगा और पोलर रीजन में क्या होगा, डेफिसिट होगा। और हीट ट्रांसफ़र होता है ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड, ठीक है, ये हमने देख लिया। सो टेम्परेचर एंड हीट, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेज़र करता है ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेस और ऑब्जेक्ट इज़। टेम्परेचर जब भी हम देखते हैं तो हम क्या देखना चाहते हैं कि कितना हॉट या कोल्ड है ऑब्जेक्ट या प्लेस जो है, और इसको हम कैसे देखते हैं, एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर कि कितना गर्म या ठंडा है। और हीट में हम क्या देखते हैं, रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो जब भी यहाँ हीट की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात हो रही है विद इन ए सब्सटेंस इंडिकेटिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब भी हीट की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात हो रही है विद इन सब्सटेंस, ये इंडिकेट करता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को, ठीक है। तो अब अगर हम देखें सोर्स ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का सोर्स क्या है, इंसोलेशन इंट्रैक्शन। हमने ऑलरेडी देखा कि टेम्परेचर जो है ऑन अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसोलेशन। जो भी टेम्परेचर हमें मिल रहा है, अर्थ का अपना टेम्परेचर तो है नहीं, जो सन से मिल रहा है सोलर रेडिएशन, ठीक है, वो इंट्रैक्ट करेगी एटमॉस्फेयर से और अर्थ के सरफेस से और फिर हीट बनेगा। सोलर रेडिएशन आया, वो एटमॉस्फेयर से और अर्थ के सरफेस से इंट्रैक्ट करके हीट बना, ठीक है। तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर और इंसोलेशन क्या है। देन फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, तो लैटिट्यूड हमने देखा कि लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है कि कितना सनलाइट जो है रिसीव हो रहा है। तो लैटिट्यूड जो है एज ए फैक्टर इन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। लैटिट्यूड और टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन लैटिट्यूड। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय इट्स लैटिट्यूड, कि कौन से लैटिट्यूड पे है, क्योंकि लैटिट्यूड पे हमने देखा कि किस तरीके से सनलाइट आ रही है। तो इंसोलेशन और लैटिट्यूड का क्या है कि इंसोलेशन वेरीज करता है लैटिट्यूड पे, हाइयर एट इक्वेटर एंड लोअर एट पोल्स। तो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से टेम्परेचर जो है वेरी करता है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये हमने क्या देखा, लैटिट्यूड कैसे वेरी करता है। अब हम देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड एज ए फैक्टर इन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब एल्टीट्यूड का क्या रोल रहेगा, तो एटमॉस्फेरिक हीटिंग में। तो एटमॉस्फेयर हीटिंग, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर इज हीटेड इनडायरेक्टली फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अर्थ कितना भी ऊपर से सन से जो है टेम्परेचर या जो है हीट रिसीव हो, लेकिन उससे वार्म नहीं होगा। वार्म किससे होगा, नीचे से, ठीक है, बिलो से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो एटमॉस्फेयर एल्टीट्यूड का रिलेशन ये है कि हीट हम जानते हैं जो डायरेक्टली हीट कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो हम अगर देखें सी लेवल वर्सेस हाई एलिवेशन, तो हम देखते हैं कि जो प्लेस है नियर सी लेवल तो उसका हाइयर टेम्परेचर है। और अगर हम देखते हैं कि हाइयर एलिवेशन पे कोई जो है क्या है,
हाइयर एलिवेशन पे हम जैसे जैसे चले जाएंगे या आप पहाड़ों पे चले जाइए तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है, एल्टीट्यूड का क्या रिलेशन है, क्योंकि जब भी अर्थ हीट होगी तो अर्थ हीट कैसे होगी, जो है नीचे से, ठीक है। एटमॉस्फेयर हीट होगा, कैसे होगा, एटमॉस्फेयर हीट होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ठीक है। ये हम इसीलिए जो है एल्टीट्यूड का क्या हम देखते हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठंडा होता जाता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, ठीक है, ये हमने एल्टीट्यूड का देख लिया। तो टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। तो जैसे जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और इसको हम कहेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 मीटर पे कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर ऑफ एलिवेशन। तो ये हमने देख लिया नॉर्मल लैप्स रेट। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसका क्या फ़र्क पड़ता है, सी का कुछ फ़र्क पड़ता है क्या टेम्परेचर पे, यस पड़ता है, हीट पे। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू सी, सी वर्सेस लैंड हीटिंग। तो सी क्या करता है, सी हीट्स एंड कूल्स स्लोली। तो सी क्या करेगा, ठंडा और गर्म दोनों स्लोली होगा, और लैंड क्या करेगा, जल्दी हीट हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ये जो है फीचर है किसका, लैंड और सी का। सी का याद रखना है कि ये हीट भी धीरे से होगी और ये कूल भी धीरे से होगी। तो इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन ओवर द सी इज जनरली लेस देन द लैंड। तो जितना टेम्परेचर वेरिएशन लैंड में होगा, तुरंत ठंडा तुरंत गर्म, उतना जल्दी जो है इस किस में नहीं, सी में नहीं होगा। देन मॉडरेटिंग इफेक्ट अगर देखें तो कोस्टल एरियाज़ में हम क्या देखते हैं, प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस अ मॉडरेटिंग इफेक्ट। तो इसीलिए हम अक्सर देखते हैं जो प्लेस जो है सी के पास है, समुद्र के पास है, समुद्र के पास वाला इलाका, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ हम देखते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ड्यू टू स्लो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर। तो इससे रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि माइल्डर टेम्परेचर चेंजेस होता है वहाँ पे। इसीलिए हम क्या देखेंगे, जो समुद्र के पास वाला एरिया है तो वहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लो हीटिंग हो रहा है और स्लो कूलिंग हो रहा है, इसीलिए इतना जो है ड्रास्टिक टेम्परेचर जो है बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। देन लैंड का क्या इन्फ्लुएंस है, तो लैंड दिस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मैरीटाइम इफेक्ट, ठीक है। तो ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस को क्या कहेंगे, मैरीटाइम इफेक्ट भी कहेंगे और लैंड एंड सी ब्रीज भी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लैंड और सी ब्रीज भी होता है, हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, और जिसके वजह से क्या होता है, विच हेल्प मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन। इसीलिए कोस्टल रीजन में हम क्या देखते हैं, मॉडरेटिंग इफेक्ट या मैरीटाइम इफेक्ट, कि यहाँ पे जो है जो भी कोस्टल एरिया होगा तो ये समुद्र की वजह से ये जो है ठंडा भी लेट से होगा, ठीक है, और गर्म भी लेट से होगा। तो इस वजह से हम मॉडरेटिंग इफेक्ट देखते हैं। अब एयर मास सर्कुलेशन क्या है, ठीक है, इस बात को भी समझते हैं कि एयर मास सर्कुलेशन क्या है। वार्म एयर मासेस, ठीक है, तो रीजन इन्फ्लुएंस बाय वार्म एयर मासेस हैव हायर टेम्परेचर। तो जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ जिस एरिया का हवा गर्म है तो वहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा या ठंडा होगा, डेफिनेटली अगर वहाँ पे वार्म एयर मासेस है तो हायर टेम्परेचर होगा, अगर कोल्ड एयर मासेस है तो लोअर टेम्परेचर होगा। ओशियन करंट का क्या इन्फ्लुएंस है, अगर वार्म ओशियन करंट है, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर होगा, अगर कोल्ड ओशियन करंट है तो लोअर टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब लोकल एस्पेक्ट देखते हैं। अब कुछ चीज़ जो है जैसे कि टोपोग्राफी, वेजिटेशन, सॉइल टाइप, वाटर बॉडीज़ और अर्बनाइजेशन, ये भी अफेक्ट कर सकता है लोकल टेम्परेचर को, ठीक है। इसके वजह से भी वेरिएशन हो सकता है हीट एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन में। तो हमने कुछ अगर पॉइंट देखें तो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड जो है ये प्राइमरी फैक्टर है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, एयर मासेस, ओशियन करंट, ये भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और लोकल एस्पेक्ट जो है माइक्रो क्लाइमेट, ये क्रिएट कर रहा है माइक्रो क्लाइमेट, जो कि फर्दर अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन सबसे जो प्राइमरी फैक्टर अगर पूछा जाएगा तो फिर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड आएगा, और जो डिस्टेंस फ्रॉम सी, एयर मासेस और ओशियन करंट, इसका भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल क्या डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का। तो बेसिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को मतलब बेसिकली स्टडी किया जाता है जनवरी और जुलाई के टेम्परेचर पैटर्न को, ठीक है। जनवरी और जुलाई के टेम्परेचर पैटर्न को जो है ज़्यादातर देखा जाता है। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्म्स क्या है, लाइन्स ऑन मैप्स कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम, थर्म्स मतलब टेम्परेचर।
तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा लाइन जो मैप पे जो भी इक्वल टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इक्वल टेम्परेचर को जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इक्वल टेम्परेचर है, यहाँ पे इक्वल टेम्परेचर है, तो इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये मैप के ऊपर एक लाइन है जो कि कनेक्ट कर रहा है जहाँ जहाँ इक्वल टेम्परेचर है। अब अगर आइसोथर्म का इफेक्ट देखें लैटिट्यूड पे क्या है, तो आइसोथर्म आर जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड, तो ये ऐसे नहीं जाता है, आइसोथर्म पैरेलल टू लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड के साथ पैरेलल जाता है। ये क्या दिखाता है, शोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर, ये दिखा रहा है कि लैटिट्यूड का क्या इन्फ्लुएंस है टेम्परेचर पे। अब डेविएशन अगर जनवरी में देखें, ठीक है, ये पिछले ही साल इस टाइप से पूछा गया है, तो ये मोर प्रोनाउंस होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जनवरी में अगर आइसोथर्म देखें तो क्या होगा, आइसोथर्म मोर प्रोनाउंस होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ, जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मोर प्रोनाउंस होगा, ठीक है। देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का इन्फ्लुएंस क्या देखेंगे हम कि लार्जर लैंड सरफेस एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को अगर ये सदर्न हेमिस्फेयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को मोर देन द साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है, जो क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है मोर देन द सदर्न हेमिस्फेयर। देन लैंड मासेस एंड ओशियन करंट, अब लैंड मासेस एंड ओशियन करंट क्या कर रहा है, कॉज सिग्निफिकेंट डेविएशन इन द आइसोथर्म पैटर्न। तो लैंड मासेस और ओशियन करंट की वजह से क्या होगा, सिग्निफिकेंट डेविएशन हम देखेंगे आइसोथर्म पैटर्न में। तो यहाँ से हमें क्या बात याद रखनी है कि आइसोथर्म का मतलब होता है कि पैरेलल टू, ये जो है आइसोथर्म पैरेलल टू लैटिट्यूड चलेगा, दो सिमिलर टेम्परेचर को क्या कर रहा है, कनेक्टिंग लाइन है ये, ठीक है। और डेविएशन अगर जनवरी में देखें तो ये ज़्यादा हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, डेविएशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनवरी में ज़्यादा होगा। हमने देखा था पेरीहिलियन, पेरीहिलियन में हमने क्या देखा था कि सन हमारे पास कब होता है, जनवरी में होता है, ठीक है। हमने पेरीहिलियन वाले प्रोसेस में देखा था कि सन जो है पेरी पास जनवरी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मोर प्रोनाउंस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो यहाँ पे लैंड सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, और जो कि अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को मोर देन सदर्न हेमिस्फेयर। तब सदर्न हेमिस्फेयर से ज़्यादा क्यों कर रहा है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर एरिया ज़्यादा है, और हमने वाटर एरिया के बारे में देखा कि जितना टाइम लगता है इसको ठंडा भी होने में, टाइम लगता है इसको गर्म होने में। लैंड के बारे में देखा, ये जल्दी से कूल भी होगा, जल्दी से जो है हीट भी होगा। तो लैंड मास और ओशियन करंट जो है ये भी जो है सिग्निफिकेंटली डेविएट करते हैं आइसोथर्म पैटर्न को। अब जनवरी का अगर टेम्परेचर पैटर्न अगर देखें ओशन में, तो आइसोथर्म जो है बेंड करेगा नॉर्थवर्ड। आइसोथर्म हम किधर देखेंगे, ओशियन में नॉर्थवर्ड होगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंट में, ये जो है ओशियन है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है, यहाँ नॉर्थवर्ड है। और अगर ये वाला ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में इसका बेंड किधर होगा, ये इधर होगा, साउथवर्ड होगा, कॉन्टिनेंट में साउथवर्ड होगा, और ओशियन में नॉर्थवर्ड बेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, आइसोथर्म बेंट नॉर्थवर्ड ओवर ओशियन शोइंग वार्मर टेम्परेचर ड्यू टू वार्म करंट्स। तो ये वार्मर टेम्परेचर दिखाता है वार्म करंट की वजह से। वार्म करंट क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सब क्या हो गया, वार्म ओशियन करंट हो गया। क्या है, तो ये सब वार्म ओशियन करंट है। और कॉन्टिनेंट में हम क्या देखते हैं, आइसोथर्म साउथ की तरफ है बेंट, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है कूलर टेम्परेचर एज सीन इन द यूरोप। तो ये क्या दिखा रहा है कि कूलर टेम्परेचर। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। ये पूछा भी जा चुका है, मीन्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, मतलब कुछ टाइम बाद लगता है कि ये क्या है। तो जनवरी टेम्परेचर पैटर्न अगर देखें ओशियन में, तो आइसोथर्म क्या होता है, बेंट होता है नॉर्थवर्ड, ओशियन में नॉर्थवर्ड, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, शोइंग वार्मर टेम्परेचर ड्यू टू वार्म करंट्स लाइक गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो है क्या दिखा रहा है, वार्म टेम्परेचर दिखा रहा है। ये वार्म टेम्परेचर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो कुछ वार्म करंट है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, वार्म करंट है। तो ये वार्म करंट की वजह से नॉर्थवर्ड बेंड है। लेकिन जो कॉन्टिनेंट में हम क्या देखते हैं कि आइसोथर्म जो है साउथवर्ड बेंड है। जब अगर ये याद नहीं आए कि नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, तो बस ये याद रखना है कि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहाँ है, ओशन में है। अगर ये ओशन में है तो वार्म होगा तो नॉर्थ की तरफ बेंड होगा, ठीक है। देन सेम
साउथ की तरफ जो है आइसोथर्म बेंट है ओवर लैंड एरियाज। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कूलर टेम्परेचर, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है? कूलर टेम्परेचर। सो अब अगर टेम्परेचर वेरिएशन देखे बाय रीजन एंड लैटिट्यूड, तो साइबेरियन प्लेन में हम क्या देखते हैं? एक्सट्रीम कोल्ड है जनवरी में, क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। अलोंग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड द मीन जनवरी टेम्परेचर इज -20 डिग्री, ठीक है, एट बोथ 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड शोइंग एक्सट्रीम कोल्ड विंटर, ठीक है। और टेम्परेचर बाय रीजन इन जनवरी, अगर जनवरी में देखें और सारी जगह में, तो साइबेरियन प्लेन में हम क्या देखते हैं? बहुत ही एक्सट्रीम ठंडा है, क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड है साइबेरियन प्लेन में, ठीक है। कितना? मीन जनवरी टेम्परेचर -20 डिग्री तक भी चला जाता है। देन इक्वाटोरियल ओशियन में अगर देखें, जनवरी की बात हम कर रहे हैं, इक्वाटोरियल ओशियन में 27 डिग्री सेल्सियस जनवरी में, ट्रॉपिक्स में 24 डिग्री सेल्सियस जनवरी में, मिडिल लैटिट्यूड में 2 डिग्री सेल्सियस जनवरी में। देन यूरेशियन इंटीरियर, और इंटीरियर में अगर देखें तो ये -48 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस टू -48 डिग्री सेल्सियस जो है जनवरी में, विथ सम ऑफ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। तो आइसोथर्म क्या करता है, अब हम देख लेते हैं। आइसोथर्म हेल्प विजुअलाइज ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। देन लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट है? लैटिट्यूड इफेक्ट करता है टेम्परेचर को, बट लैंड मास साइज एंड ओशियन करंट जो है, इसके वजह से डेविएशन हम देखते हैं, स्पेशली जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। कब? जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। वार्म ओशियन करंट की वजह से क्या होता है? नॉर्थवर्ड आइसोथर्म जो है बेंट होता है, नॉर्थवर्ड आइसोथर्म बेंट होता है वार्म ओशियन करंट की वजह से। और कूलिंग ओवर लैंड लीड्स टू साउथवर्ड बेंट, और बेंट जो है लैंड की तरफ साउथवर्ड, ठीक है। साइबेरियन प्लेन जो है ये क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, विथ सिमिलर टेम्परेचर अक्रॉस डिफरेंट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। और जनवरी टेम्परेचर जो है वेरी करता है सिग्निफिकेंटली बाय रीजन। वार्म हम देखते हैं इक्वाटोरियल रीजन वार्म है, और कोल्डेस्ट है यूरेशियन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। तो यूरेशिया का जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर है वो भी जो है क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। अब देखते हैं ओशियनिक इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर इन सदर्न हेमिस्फेयर। हमने किसकी बात की? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात की जनवरी की। तो अब अगर हम ओशियनिक इन्फ्लुएंस देखें सदर्न हेमिस्फेयर में, तो आइसोथर्म अलाइनमेंट अगर देखें तो आइसोथर्म रन्स पैरेलल टू द लैटिट्यूड, ठीक है। तो आइसोथर्म क्या करेगी? पैरेलल जो है जाएगी, पैरेलल टू द लैटिट्यूड ड्यू टू डोमिनेंट ओशियनिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे ओशियनिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा। क्या होगा? डोमिनेंट होगा, ओशियनिक इन्फ्लुएंस डोमिनेंट होगा। टेम्परेचर वेरिएशन अगर देखें तो मोर ग्रेजुअल देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज़्यादा है, इसीलिए जो है ज़्यादा वेरिएशन होगा, यहाँ पे थोड़ा ग्रेजुअल होगा, ठीक है। स्पेसिफिक अगर आइसोथर्म का पैटर्न देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है आइसोथर्म रन्स पैरेलल टू 35 जो है डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 10 डिग्री आइसोथर्म रन पैरेलल टू 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जनवरी, तो अगर मंथ ऑफ जनवरी में देखें तो हमने क्या कहा था कि कॉन्टिनेंट में, ये आप हर जगह देखोगे कि कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ आ रहा है, ठीक है, साउथवर्ड बेंट हो रहा है। ओशियन में नॉर्थवर्ड बेंट हो रहा है। हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है? वार्म करंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो है ओशियन में नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ आ रहा है, साउथ की तरफ बेंट है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी जो है देखा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ओशियन में नॉर्थ की तरफ, कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ, तो यहाँ हमने सारी चीज़ों को देखा। और जो है 0 डिग्री आइसोथर्म जो है रन्स पैरेलल टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री जो है कहाँ जा रहा है? 60 डिग्री लैटिट्यूड के पास। आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री जो है आइसोथर्म लाइन जो है 60 डिग्री लैटिट्यूड के पास। एंड और हम क्या देखते हैं? 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री हमने कहाँ देखा? ये है 20 डिग्री आइसोथर्म लाइन। तो 20 डिग्री आइसोथर्म लाइन ये 35 डिग्री साउथ में जो है यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। देन 10 डिग्री जो है आइसोथर्म जो है 45 डिग्री साउथ में हम 10 डिग्री देखते हैं, ये 10 डिग्री है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने जनवरी का पैटर्न देखा। किसका पैटर्न देखा? जनवरी का। ओके,
सो स्पेसिफिक आइसोथर्म पैटर्न हम देखते हैं कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में जनवरी में, ठीक है। 20 डिग्री आइसोथर्म, 10 डिग्री आइसोथर्म एंड क्या देखते हैं हम, 0 डिग्री आइसोथर्म। 0 डिग्री आइसोथर्म पैरेलल जाएगा 60 डिग्री के, और 10 डिग्री आइसोथर्म पैरेलल जाएगा 45 डिग्री के, और 20 डिग्री सेल्सियस जो है आइसोथर्म पैरेलल जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ हमने देखा 20 डिग्री, 10 डिग्री एंड 0 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। देन अब देखते हैं जुलाई टेम्परेचर पैटर्न, ठीक है। जुलाई में टेम्परेचर का पैटर्न क्या रहेगा, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल ओशन जो है ये क्या होगा, वार्मर होगा। यहाँ पे 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जुलाई के टेम्परेचर पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई में टेम्परेचर पैटर्न क्या होगा, अब हमने जनवरी की बात कर ली, मंथ ऑफ जनवरी में हमने देख लिया कि किधर बेंट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जुलाई के टेम्परेचर पैटर्न की। तो यहाँ इक्वेटोरियल ओशन जो है वार्मर होगा, 27 डिग्री सेल्सियस से जो है ज़्यादा होगा। अब अगर हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखें ओवर लैंड इन सब ट्रॉपिकल और मिडिल लैटिट्यूड, तो अब लैंड के ऊपर क्या रहेगा, ठीक है। तो हम किस किस टेम्परेचर अब देख रहे हैं, जनवरी का हमने देख लिया, जुलाई का देख रहे हैं। तो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन जो है एशिया में, यहाँ क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जो कॉन्टिनेंटल रीजन की हम बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं एशिया की अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर एक्सीड करेगा 30 डिग्री सेल्सियस इन द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ एशिया, ठीक है। अब आइसोथर्म पैटर्न अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या देखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ क्या होगा, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होगा, हाई टेम्परेचर नोटेड इन सब ट्रॉपिकल रीजन। तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। देन 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म ऑब्जर्व होगा। क्या देखेंगे हम, 10 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, ठीक है। तो मंथ ऑफ जुलाई में हम क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जुलाई। तो मंथ ऑफ जुलाई में हमने क्या कहा कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो हम 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या देख रहे हैं, ये अगर 0 डिग्री है तो 30 डिग्री में हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर है कॉन्टिनेंट में अंदर, ठीक है। और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होगा, 10 डिग्री आइसोथर्म ऑब्जर्व किया जाएगा। तो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में हम क्या देखते हैं कि 10 डिग्री आइसोथर्म जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, 10 डिग्री आइसोथर्म। देन 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में भी हम क्या देखेंगे कि 10 डिग्री जो है क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग सिमेट्री इन टेम्परेचर अक्रॉस हेमिस्फेयर एट सिमिलर लैटिट्यूड। तो 40 डिग्री साउथ में भी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, तो 40 डिग्री साउथ में भी टेम्परेचर जो है 10 डिग्री जो है सेल्सियस है। 40 डिग्री साउथ में भी हम क्या देख रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर पॉइंट याद रखना हो तो हम क्या देखेंगे, सब ट्रॉपिकल एशिया जो है एक्सपीरियंस करता है टेम्परेचर अबव 30 डिग्री, ठीक है। और 10 डिग्री आइसोथर्म जो है 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में हम देखते हैं 10 डिग्री आइसोथर्म जो कि शो कर रहा है सिमिलर टेम्परेचर अक्रॉस कंपेरेबल लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो 10 डिग्री आइसोथर्म जो है 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ में देखते हैं सब ट्रॉपिकल एशिया में अबव 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार इसको जो है अबव हम क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हम देख रहे हैं। और 10 डिग्री नॉर्थ और जो है, और हम 10 डिग्री कहाँ देख रहे हैं, ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ में हम क्या देख रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं। तो ये हमने पूरा जो है जुलाई और जनवरी का देखा। और ये काफ़ी मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर एक दो बार और ध्यान से देखा जाए मैप को और चीज़ों को समझा जाए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कहीं सिंपल होने की जगह ये कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, ठीक है। अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने देखा था, ये एक मैप जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये टॉरिड जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये टॉरिड जोन है। इस टॉरिड जोन में क्या होता है, इस टॉरिड जोन में जो है सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव होता है, ठीक है। और ये जो है साउथ टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है, या इन सारे जगह में क्या जाता है, सलेंटिंग लाइट जाता है। और ये फ्रीजिड जोन है, इसमें जो है बहुत ही कम लाइट जा पाती है और भी सलेंटिंग लाइट जाती है। तो ये क्या है, ये टॉरिड जोन है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा सनलाइट आता है। और यहाँ जो है टेम्परेट जोन है, सलेंटिंग लाइट आता है, और फ्रीजिड जोन में और भी ज़्यादा सलेंटिंग लाइट आता है, ठीक है।
तो अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अगर देखें, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो नॉर्मल लैप्स रेट हमने क्या देखा था कि नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज एलिवेशन, तो जैसे एलिवेशन बढ़ रहा है टेम्परेचर घट रहा है, तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा, इन्वर्जन तब होगा जब नॉर्मल लैप्स रेट जो है रिवर्स हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ। बेसिकली होना क्या चाहिए, जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन इन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जो जैसे ये नॉर्मल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ वार्म एयर है, यहाँ कूल हुआ और यहाँ और कूलर एयर हुआ, ये नॉर्मल हुआ कि जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इन्वर्जन में कि कूल एयर है, ठीक है, यहाँ पे वार्म होना चाहिए था और यहाँ कूल होना चाहिए था, तो क्या हो गया, यहाँ कूल एयर है, यहाँ वार्म एयर आ गया और फिर यहाँ कूल एयर है, मीन्स क्या हुआ, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, यहाँ कूल आ गया, यहाँ वार्म आ गया, जबकि होना क्या था कि यहाँ पे लैंड के पास ये यहाँ वार्म होना था और यहाँ पे कूल होना था, ठीक है। तो ड्यूरेशन अगर देखें तो इन्वर्जन जो है शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये क्वाइट कॉमन है। अब कंडीशन अगर देखें टेम्परेचर इन्वर्जन का, तो ये कॉमन होता है कब, लॉन्ग विंटर नाइट में, ठीक है। समझने की बात है कि इन्वर्जन कब कॉमन होगा, जब लॉन्ग विंटर नाइट होगा, विंटर होगा, रात लंबी होगी, आसमान क्लियर होगा और एयर स्टिल होगा, शांत होगा। क्या क्या कंडीशन है, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर। तो अगर लॉन्ग विंटर नाइट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि लैंड अभी ठंडा है, लैंड काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो इस वजह से, और आसमान भी साफ है, आसमान क्लियर है, अगर बादल होगा तब तो ये ऊपर जा नहीं पाएगी, इन्वर्जन फिर होगा कैसे, और एयर भी पूरा शांत है, स्टिल है, तो ये ऊपर चली जाती है टेम्परेचर। तो एट नाइट क्या करती है, अर्थ रेडिएट करती है हीट को एंड बाय अर्ली मॉर्निंग द सरफेस बिकम कूलर। तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि अर्थ ने हीट को बहुत ज़्यादा रेडिएट किया और मॉर्निंग तक क्या हो गया, ये ठंडा हो गया। देन द अबव, तो इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन। तो पोलर एरिया में इन्वर्जन जो है कॉमन है, टेम्परेचर इन्वर्जन पोलर एरिया में कॉमन है, क्योंकि नीचे लैंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये ऊपर के पोर्शन को भी ठंडा कर देता है और उससे ऊपर जब जाते हैं तो हमें वार्म देखने के लिए मिलता है। तो इसमें अगर कुछ याद करना हो तो हम ये याद कर सकते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एल्टीट्यूड के साथ। इन्वर्जन में क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट जो है रिवर्स हो जाएगा, ऑफन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लाइक क्लियर स्काईज, काम एयर ड्यूरिंग नाइट। तो हमको ये याद रखना है टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन, और पोलर रीजन में हमेशा ही हम टेम्परेचर इन्वर्जन जो है देखेंगे। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का अगर हम देखें कि सरफेस इन्वर्जन एंड इट्स इफेक्ट, तो ये अगर इन्वर्जन हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो हम स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि क्लियर हुआ, बारिश के जैसा कंडीशन नहीं होगा। तो सरफेस इन्वर्जन क्या प्रमोट करता है, स्टेबिलिटी प्रमोट करता है लोअर लेयर में। तो लोअर लेयर क्या होना चाहिए था, बादल वगैरह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी। और स्मोक और डस्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा इन्वर्जन लेयर के बीनीथ। तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रखा है, ठंडा हो रखा है, तो यहाँ पे जितना भी जो है डस्ट स्मोक है तो वो जमा हो जाएगा और फिर ये हॉरिजॉन्टली जाएगा और फिल करेगा लोअर एटमॉस्फेयर को, तो ये नुकसान हुआ। देन फॉग का फॉर्मेशन, तो डेंस फॉग जो है कॉमन होता है, स्पेशली विंटर मॉर्निंग में हम क्या देखते हैं कि फॉग है, और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ मॉइस्चर एंड पार्टिकल्स बीनीथ द इन्वर्जन लेयर। तो जब भी अगर हम विंटर में फॉग देखें तो समझ जाएं कि इन्वर्जन हुआ है, और इस इन्वर्जन की वजह से जो है मॉइस्चर वगैरह ट्रैप होके रह गया है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ इन्वर्जन देखें तो ये टिपिकली लास्ट करता है फ्यू आवर तक अंटिल द सनराइज, जब तक सनराइज नहीं आएगा तब तक हम, इसीलिए हम देखते भी हैं कि मॉर्निंग में क्या है, डेंस फॉग है, जैसे सनराइज हुआ सारा फॉग गायब और इन्वर्जन टूट गया, ठीक है। एयर ड्रेनेज इन हिल एंड माउंटेन, तो इसी तरह से जो है हम एयर ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं हिल्स में और माउंटेन्स में। तो हिल्स और माउंटेन्स में क्या होता है कि कोल्ड एयर जो है प्रोड्यूस होता है नाइट में, ठीक है। तो हिल्स और माउंटेन में क्या होता है, जैसे कि अगर ये हिल है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कोल्ड एयर प्रोड्यूस हो रहा है एट नाइट, फ्लोज डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो भी कोल्ड एयर प्रोड्यूस हुआ ग्रेविटी की वजह से सारा जो है नीचे चली गई, ठीक है, और यहाँ पे पॉकेट ऑफ कोल्ड एयर बन गया नीचे जाके, और वैली पॉकेट ऑफ कोल्ड एयर इन द वैलीज, और वार्म एयर ऊपर ही रह गया। तो ये क्यों हुआ, हील ड्रेनेज को अगर हम समझना चाहे तो हील और माउंटेन में हम क्या देखते हैं कि कोल्ड एयर प्रोड्यूस हुआ है नाइट में, पूरे रात भर कोल्ड एयर प्रोड्यूस हुआ जो कि नीचे चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वहाँ स्लोप है, ग्रेविटी के वजह से नीचे गया और यहाँ पे कोल्ड एयर इकट्ठा हो गया और वार्म एयर अब ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एयर ड्रेनेज कहते हैं,
ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज। तो ये क्या करेगा, प्लांट को फ्रॉस्ट डैमेज होने से बचाएगा। तो एयर ड्रेनेज जो है प्लांट को फ्रॉस्ट डैमेज होने से बचाता है। तो सर्विस इन्वर्जन कॉजेज पॉल्यूटेंट्स लाइक स्मोक, डस्ट, ठीक है, जो एक्यूमुलेट होता है ग्राउंड के पास। इन्वर्जन की वजह से हम फॉग का फॉर्मेशन देखते हैं विंटर मॉर्निंग में। और एयर ड्रेनेज जो है हिली एरिया में ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉस्ट डैमेज से, और अलाउ करते हैं कोल्ड एयर को कि सेटल हो सके वैलीज में। अब देख लेते हैं एक प्लैंक्स लॉ और स्पेसिफिक हीट के बारे में। प्लैंक्स लॉ क्या कहता है कि हॉटर बॉडी अगर है, गर्म अगर है, द हॉटर अ बॉडी द मोर एनर्जी इट रेडिएट्स। तो जितना गर्म होगा उतना एनर्जी उसमें से निकलेगा, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ, द एनर्जी इमिटेड एट ए शॉर्टर वेवलेंथ हायर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना शॉर्ट वेव में आएगा। इसीलिए हम देखते हैं सन से हमें क्या होता है, शॉर्ट वेव में जो है मिल रहा है सन की एनर्जी। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट को हम समझ जाते हैं क्या है। स्पेसिफिक हीट है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि जो है किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर कितना 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, दैट इज स्पेसिफिक हीट। और इट इज़ ए मेजर ऑफ मटीरियल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। तो ये क्या है, ये मटीरियल का एबिलिटी है कि कितना ज़्यादा इसका स्पेसिफिक हीट है, कितना ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो स्पेसिफिक हीट क्या है कि कितना एनर्जी ज़रूरी है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है।